चलो भैया शुरू कर देता हूँ। हरियाणा वाला कौन सा? हरियाणा के बारे में क्या बताइए? बताएंगे कवर करेंगे। अल्पमत में आने के बाद भी दिख रहा हो। चलो पहले तो सारे प्रश्न करते हैं, समय बचा तो वो करेंगे। चलो बताओ, पहले वाले का उत्तर दीजिए प्रश्न का, ठीक है। इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता है? बताओ। अब देखो इस प्रश्न में 3-4 चीजें हैं जो तुम्हें नहीं पता होनी चाहिए। सर क्या पता होना चाहिए? पहली बात तो ये इंडियन सुपर लीग जो है ये किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित, ठीक है बेटा। खिताब अलग चीज हो गई, इसके बाद में यहाँ पर ट्रॉफी अलग चीज है। खिताब का मतलब ये हो गया टाइटल, टाइटल किसी और ने जीता है यहाँ पर, और ट्रॉफी जीती है किसी और ने। तो ये चीज समझिएगा, यहाँ पर जिस व्यक्ति ने ट्रॉफी जीती है और फुटबॉल के अंदर खिताब जीता है वो अलग है। अब जैसे खिताब की अगर बात करें तो किसने जीता है? तो भैया मुंबई सिटी FC किसने जीता है? क्या जीता है? टाइटल। ये चीज पहले नोट करिए फिर आगे बताते हैं, क्योंकि ये जो ट्रॉफी है ये दी जाती है फुटबॉल जगत के क्षेत्र में। इस बार किसने जीती है? तो जीती है मुंबई सिटी FC। मोहन बागान ने क्या जीता? ठीक है, टाइटल इसने, ट्रॉफी इसने। मोहन बागान ने क्या जीता? टाइटल। टाइटल क्यों जीता? जब स्कोर गिने गए तो सबसे ज्यादा स्कोर जो है वो किसके निकल गया है? मोहन बागान के। लेकिन फाइनल जो मैच होता है वो मैच कौन जीता? तो वो मुंबई सिटी FC। क्योंकि सवाल के अंदर ट्रॉफी का ज्यादा पूछा जाएगा, फिर भी आप याद रखिएगा आंसर, ठीक है। खिताब की बात करें टाइटल की तो मोहन बागान, और ट्रॉफी किसने जीती है? तो मुंबई सिटी FC। चलो और क्लियर कर देते हैं, ये इस तरीके से नोट करो, ठीक है। तो बेटा इसका उत्तर क्या आ जाएगा? मोहन बागान। लेकिन मोहन बागान ने क्या जीता है? खिताब। और ट्रॉफी किसने जीती है? तो ट्रॉफी जीती है मुंबई सिटी FC। बेटा याद रखिएगा ये जो टाइटल है, ठीक है, ये कौन देता है? तो इंडियन सुपर लीग का है फुटबॉल में। इसके बारे में बताता हूँ संस्था क्या करती है, ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा डायग्राम बना कर। सबसे ज्यादा बार मुंबई सिटी FC जीती है। नोट कर ले तो बताइए। लिख लिया? बढ़िया, चलो आ जाओ। ठीक है, तो ये याद रखिएगा ये इंडियन सुपर लीग शुरू कब हुआ था? 2014। इस बार इसका कौन सा संस्करण था? तो बेटा इस बार इसका संस्करण था 14। तो यानी कि टोटल कितने एडिशन हो गए इसके अभी तक? 10। कितने क्लब शामिल है बेटा इसमें? 12। इसका आयोजन जो है वो कब से कब तक हुआ था? तो सितंबर 23 से मई तक। बस ये छोटी सी जानकारी और उसी में नोट कर लीजिए। चलो संस्करण 10वां, कुल क्लब शामिल 12। इंडियन सुपर लीग 2014 आयोजन सितंबर से मई तक, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए लिख लेना। अगला बताइए, सबसे बेकार प्रश्न आज। बेकार ही है, हीरो हीरोइनों के नाम लिखते दोनों, कोई दुख है इसका? इस प्रश्न का कोई दुख नहीं, ठीक है। तो लो भैया इनको पहचान पहले टिक कर बैठिएगा। ये रही करीना कपूर, इन्हें बना दिया गया है यूनिसेफ, UNICEF, ठीक है, जो संस्था बनी थी जिसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शिक्षा पर,
बच्चों के लिए किसी भी तरीके का फंड उपलब्ध कराना, ठीक है, तो उस संस्था का नाम था यूनिसेफ। बेटा इसका नेशनल एम्बेसडर किसे बना दिया गया है? करीना कपूर। अब करीना कपूर को नहीं जानते सब, तो ये देखिए, ठीक है, करीना कपूर खान तैमूर की मम्मी है, अब उसका नाम बदलना पड़ा था, तैमूर कर दिया। सैफ अली खान की वाइफ है दूसरी, पहली जिंदा है, पहली नहीं पिता साहब। इन्हें यूनिसेफ का नेशनल एम्बेसडर बनाया है। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 में न्यूयॉर्क को हुई थी, और बाकी इनके जो चर्चे हैं वो शायद कपूर के साथ। तो जान रहे तो पूरी बात जान आई फर्क पड़ती। चलो भाई देख लो, तुम्हारे मतलब का क्वेश्चन बाद में मत कहना। यूनिसेफ के बारे में पूछ रहे थे ना, तुमने देख लो, पढ़ लिया था। गुड, ऐसे प्रश्न नहीं छूट सकते रटार से। पढ़ आ जाओ बेटा, आ जाओ, ठीक है। प्रश्न दोबारा देख लीजिए। प्रश्न क्या था? यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो करीना भाभी को। ये भाभी है, वैसे तो चाची की उम्र की होगी। हाँ ये जरूर, ये बताओ भैया। तो देखो, बैडमिंटन से संबंधित आप लोगों ने अगर कुछ कप के बारे में जानकारी ना भी ली हो तो याद रखिएगा, थॉमस कप और उबेर कप होते हैं, ये दो कप इंपॉर्टेंट। इसमें से जो थॉमस कप होता है वो बताओ पुरुषों के लिए होता है कि फीमेल्स के लिए? थॉमस कप पुरुषों के लिए, उबेर कप फीमेल के लिए। दोनों ही श्रेणी के जो कप हैं उसमें इंडोनेशिया को हराया, लेकिन कौन से देश ने हराया जरा ये बताओ। अगर चीन ने बेटा हराया है तो जीता कौन है? चाइना। याद रखना, इसका उत्तर क्या है? क्या? करीना का सवाल लास्ट में रखेंगे, ठीक है, अभी विचारधारा समझिए। तो बेटा याद रखिएगा, इंडोनेशिया को हरा के कौन जीता है? चीन। कौन जीता है? चीन, ये याद रखिएगा। अब चीन इस तरीके के कब तो जीतता रहता है, ये देखो, ठीक है ना। फीमेल्स के लिए भैया उबेर और पुरुषों के लिए थॉमस। ये छोटा फोटो लगाए थे फीमेल का, मैंने एनलार्ज कर दिया। अब जरा इसको नोट कर लीजिए, थॉमस कप पुरुषों से संबंधी है और उबेर कप किससे संबंधी है? फीमेल से। लेकिन ये बैडमिंटन की श्रेणी में दिया जाता है, बैडमिंटन, ठीक है। अब बेटा याद रखिएगा, इसमें चाइना विनर रहा, रनर किसको हरा के? इंडोनेशिया। ये हुए कहाँ थे? ये वाली चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? आज ये चैंपियनशिप हुई थी चीन के अंदर, बैठो। इसे हराया इंडोनेशिया, ठीक है। इनमें हरा लो, कोई टेंशन नहीं, डिस्प्यूट तो ना करो। चलो क्लियर, लिख लो लिख लो। विनर चाइना। इन दोनों कप को चाइना ही घर ले गया है बैडमिंटन में, ठीक है। इंडियन किसी बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम बताओ। इतनी सारी पीवी सही, और आपने क्या बोला? एक नाम सही बोल, साइना, वो भी सही, वेरी गुड। अब तो वो एकदम से भी चर्चा में नहीं रहती, लेकिन पुरानी और अच्छी खिलाड़ी, ठीक है। हाँ वो भी। चलो भाई ये लिखो, अभी तुम्हें क्या लग रहा है कब के ऊपर कम ज्ञान दिया जाएगा ज्यादा? थॉमस कब आया, कब शुरू कब हुआ था? क्योंकि इस पे सवाल करेंगे। ये बैडमिंटन की चर्चित कप है, तो इस पे ये भी जानकारी नोट कीजिए कि थॉमस कप जो है वो 1949 में शुरू करा था। उबेर कब शुरू करा था बेटा? 57 में। इस बार 33वां संस्करण है। चीन 11 बार जीता है थॉमस कप, और उबेर कप जीता है 16 बार। दोनों बार, इस बार तो इंडोनेशिया द्वारा है। ये जानकारी जरूर लिख लें, क्योंकि पीसीएस में सवाल पूछे जाते हैं। उनको बड़ा शौक है कौन सा कब था, क्या था, किसने हराया, कौन सा संस्करण था, फुल डिटेल बना लेते हो। पीसीएस में थोड़ा डिटेल हो जाता है। जब से पैटर्न यूपीएससी का हुआ तब से वो कंसेप्ट को नहीं लिखते, फैक्ट को कंसेप्ट की तरह लिख देते। पीसीएस जुलाई में नहीं है, तो इसलिए सदमे में मत रहना। पीसीएस की भी डेट ही नहीं है, ना आरओ की कोई डेट है, ये प्रस्तावित है, अभी डेट नहीं आई, नहीं आएगी ऑफिशियली तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा फाइल, ठीक है।
भाई तुम लोग धोखे में रह जाओ, बहुत से कोचिंग संस्थान जो है वो ये कहते हैं जुलाई में हमारा बैच ले लो मात्र 199, ठीक है, यहाँ तुम कह रहे 29 रुपए खर्च करने वाले। चलो ये बढ़िया है। नक्षत्र सभा नामक खगोल पर्यटन किस राज्य द्वारा, अब ये नक्षत्र है क्या, तो पहले चलो आप में से कितने लोग जो है जिन्हें ये पसंद है कि रूम में लाइट बंद करो तो बहुत सारे स्टार दिखे, वो पेंट भी करवा लेते हैं दीवार में, महंगे वाले शॉप है किसी के। BMW गाड़ी के अंदर इनबिल्ट फीचर होता है कि उसकी जो रूफ होती है उसको अगर तुम चाहो तो लाइटिंग करो तो ऊपर से आपको स्टार्स और ये सब गैलेक्सी दिखेगी। ऐसा ही एक अनुभव अगर आप सस्ते में लेना चाहते हो तो चलेगा उत्तराखंड में, ये आपके लिए कैंप लगाएंगे, उन कैंपों में आप रात में रुकोगे, फिर आपके लिए टेलीस्कोप और बढ़िया इंतजाम करके आपको रात में नज़ारे दिखाएंगे। तो ये नज़ारे दिखाने वाली जो सेवा है इसको कहते हैं नक्षत्र सभा। ये किस राज्य ने शुरू किया है पर्यटन के लिए, टूरिज्म के लिए, बेटा उत्तराखंड। ये बहुत बढ़िया। कैसा दिखाएंगे लोग, कुछ कुछ ऐसा दिखाएंगे, अभी तो इमेजनरी है, ये आराम से कैंप लगाए। तो भैया जरूर जाना जिस भी इनके जिले में हो, उत्तराखंड में 13 जिले हैं, कहीं ना कहीं तो करेंगे ये पर्यटन का मामला। अब सबसे बड़ी बात है कि इसको शुरू किसने करा, तो बेटा सरकार में तो इतना होता नहीं है कि सरकार इतनी क्रिएटिव निकल के आ जाए, तो ये शुरू करने के पीछे दो लोग हैं। पहला उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड है, दूसरा उत्तराखंड के अंदर एक प्राइवेट स्टार्टअप है स्टार्स कैप्स या स्टार स्कैप, इन दोनों ने मिलकर शुरू किया, ये ध्यान रखना। अरे वाह, कल हमारा स्टार स्कैप, बेटा क्या नाम है, स्टार स्कैप, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड प्लस स्टार स्कैप में मिलकर शुरू करा। स्टार स्कैप्स, हाँ स्टार स्केच लिख लिया। चलो भैया अब लो ये पढ़ लो इसके बारे में। पहाड़ी इलाकों पर कैंप लगा के जागरूकता पैदा की जा सके एवं खगोलीय अनुभव प्रदान करा जा सके, तो क्या नाम है, नक्षत्र सभा कार्यक्रम। ये सिर्फ उत्तराखंड ही कर सकता है, वही तक क्रिएटिव। चलो ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। नमी महिला T20 विश्व कप की शुरुआत बताओ भैया, या आयोजन कहाँ होने जा रहा है, कहाँ होगा, तो बांग्लादेश में भी तो फोटो देखिएगा, शेख हसीना जी के बगल में एक तो इंडिया के खिलाड़ी हैं। अब प्रश्न ये जाता है महिला T20 वर्ल्ड कप टीम की कैप्टन कौन, हाँ बताओ भैया। पहले तो ये सब नोट कर लो, ये ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश में भी होगा, कैप्टन बता रहा हूँ 3 से 20 अक्टूबर को। कितनी टीम जाएंगी, 10। सबसे पहली बार आयोजन कब हुआ, 2009। कौन कराता है, जो भारत के अंदर भी T20 कराता है, इंटरनेशनल, भाई सभी को पता है ICC कराता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। उसके बाद नीचे आ जाइए, ये कब 2 साल में एक बार आयोजित होता है महिलाओं का T20 बेटा। पहली बार जब आयोजित हुआ तो कौन जीता था, इंग्लैंड। अभी 2023 में कौन जीता था, ऑस्ट्रेलिया। तब गेम खेले कहाँ गए थे, अफ्रीका में। 24 का कुछ पता नहीं है, गेम खेले कहाँ जाएंगे, बांग्लादेश। और इतना ही नहीं, 2026 तक का यूपीएससी का कैलेंडर आ गया है, तो ये खेले जाएंगे इंग्लैंड में। यूपीएससी एडवांस कैलेंडर दे देता है, नोट कर लो जाकर। नीचे वाला बॉक्स भी इंपॉर्टेंट है। पहली बार विनर कौन था बेटा, इंग्लैंड। अभी प्रेजेंट विनर क्योंकि 2023 में भी हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद 2026 में आयोजन कहाँ होगा, इंग्लैंड। देखना यह है कि 24 में कौन जीतता है। अगर 24 के बाद 25 नहीं लिख पाया क्योंकि बेटा 2 साल में एक ही बार। हाँ भाई बताओ, महिला क्रिकेट टीम की इस समय कप्तान कौन है, T20 में कौन है, टेस्ट में कौन है, वनडे में कौन है, नाम का लिखा है। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। इसका मतलब महिलाओं का क्रिकेट भी मन से खेला है। महिलाओं की पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा अच्छी नहीं है। बहुत जल्दी ये देख रहा, महिलाओं के प्रति मिसोजिनी वर्ड यूज कर और जल्दी फिस हो जाती है। कितना प्रेशर होता है उनके ऊपर है ग्राउंड में, ये नहीं सोचा। चल देख, ये नोट कर लिया। 2026 में आयोजन कहाँ होगा, इंग्लैंड के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए भैया, ये रही, आपने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया है। टेस्ट, वनडे, T20 कप्तान एक ही है, हरमनप्रीत कौर। लेकिन ये याद रखना महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है, तो बेटा इनको हमें नहीं पता, तुम लोगों ने इतना नोटिस करा हो। 2008-9 के टाइम पे ये बहुत फेमस थे, रमेश पवार बॉलर थे, इनका यूनिक स्टाइल था, स्पिनर फेंकते थे, थोड़े हेल्दी से थे। रमेश पवार को बड़ा अच्छा बॉलर मतलब माना जाता था, बड़ा हंसी मजाक वाले थे। और उस समय में एक बैट्समैन थे बालाजी,
वो बल्ले तोड़ने के लिए मशहूर थे। उनका मानना यही था कि बैट तोड़ना ये थोड़े बहुत थे। तो हमें वो वाले खिलाड़ी सारे याद हैं, अभी के वर्तमान मुझे नहीं याद। हाँ, तो बेटा याद रखिएगा, ठीक है। पुराने मैचेस अगर आपने देखे हो, बहुत छोटे हो। चलिए, विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा बेटा, इंडिया में एथलेटिक्स को प्रोत्साहन देने के लिए 7 मई को मनाया जाता है विश्व एथलेटिक दिवस। कब मनाया जाता है? 7 मई को, ठीक है। नोट करिए, 8 मई कहाँ आ रहे हैं, ठीक है, 7 मई। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए बेटा। ये बनाता कौन या कौन मनवाता है ये दिवस? तो याद रखिएगा, संस्था है इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन, इसका नाम है IAAF। बेटा ये संस्था है स्वीडन, स्टॉकहोम, स्वीडन के अंदर ये संस्था है। वो एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए बेटा 1996 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स दिवस मनाया उसने। अब ये इतना बढ़िया चल गया कि ये हर साल मनाया जाता है, ठीक है। किसको क्या करने के लिए? प्रोत्साहन करने के लिए एथलेटिक्स को बेटा। 17 जुलाई 1912, हेडक्वार्टर स्वीडन में है। अध्यक्ष का नाम चाहो तो लिख लो, सेबेस्टियन कोई। अध्यक्ष का नाम वैसे पूछेंगे नहीं, बस एक्स्ट्रा है, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक दिवस? 7 मई। मई में महत्वपूर्ण कई सारे दिन अभी निकले हैं, कोई बता सकता है 1 मई को कौन सा दिन था? अच्छा, प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन था? ठीक है। अग्निशामक दिवस कब था? 4 मई, ठीक है। 5 मई को कोई सा दिन था? कौन सा दिन? लाफ्टर। चलो अब मैं दोबारा दिखा दे रहा हूँ, जो बेचारे मासूम बच्चे नोट नहीं कर पाए, ये लोग नोट कर लो। एक छूट गया, टूना दिवस। टूना बेटा, टूना एक मछली होती है, ट्यूना मछली। और ये ट्यूना मछली ऐसी वैसी नहीं होती, बड़ा खतरनाक होती है, दांत से सब उतर जाती है। हाँ, लाफ्टर डे कुछ इम्पोर्टेंट बस। तो लाफ्टर डे चाहो तो नोट कर लो। वैसे ही चार्ली चैपलिन की याद में मनाया जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, कुछ दिन है 5 तारीख तक क्रम से। अभी इसी मई के अंदर तुम्हें जैव विविधता दिवस भी देखने को मिलेगा। कब? भाई वो तो ट्रिप तो याद ही होगी, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 नहीं, मार्च वाले का भाई जल दिवस, अप्रैल में कौन सा दिवस होता है? और मई में जैव विविधता। 5 जून अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की वजह से युवा दिवस। अच्छा, बड़ा बढ़िया किस्सा है। गांधी जी ने कहा था चार्ली चैपलिन से, आई हार्ट यू आर द बिगेस्ट जोकर इन द वर्ल्ड। मैंने सुना कि आप अभी क्या बोल रहे हैं? नॉट इन द न्यूज़, आपसे बड़ा नहीं। वहाँ भी वो कॉमेडी कर गया, गांधी जी का इन्फ्लुएंस हो गया। तो बढ़िया मसा होता है। मैंने एक पढ़ा भी नहीं पता, लेकिन अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलो भाई बच्चों, ये दिन नोट कर लिए। अब इस पे आ जाओ, लोग ये बताओ। अब देखो भैया, UABFWD, अब तुम कहोगे ये क्या आ गया? 220। जरा ध्यान से पढ़ना, साइंस टेक का प्रश्न है। घरेलू स्तर निर्मित बॉम्बर। अब आप ध्यान से समझिएगा, इंडिया क्या कर रही है आजकल? छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे तरीके के रॉकेट मिसाइल लॉन्चर की श्रेणी के विमान बना रही है। ऐसे विमान बना रही है जिनको भारत के अंदर ही निर्मित किया जा सके और उनमें इमरजेंसी के समय पे छुटपुटिया स्ट्राइक करी जा सके। मान लो आंतरिक कोई ऐसी स्थिति बनती है, तो बेटा इसी श्रेणी में बनाया गया UABFWD 220। ये किसने बनाया है? सवाल ये जाता है, बताओ किसने बनाया? डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, नॉट DRDO। तो ये कैसा है सर, एक बार दिखा दीजिए जरा। ये लो, ये ऐसा। अब तुम्हें दिखने में तो थोड़ा छुआ हुआ टाइप लग रहा है, लेकिन हाँ मजबूत है। ये लो, इसके बारे में नोट कर लो। इसको किसने बनाया है? कितना वजन ले जा सकता है, कितने घंटे उड़ सकता है और कितने किलोमीटर उड़ सकता है। पावरफुल मशीन बनाई, स्वदेशी निर्मित है भैया। और साइंस के टेक में स्वदेशी निर्मित सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। नाम हम दिखा देगा। डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी ने बनाया है और नाम लिख लीजिए UABFWD 220। पहले नाम लिख लो, फिर उसी स्लाइड पे आ जा रहा है। नाम महत्वपूर्ण है ना इसका, UABFWD, ठीक है। 220 ठीक है।
यूनिक एविएशन फुली वॉर डिजाइन 220, इसका ये नाम। कई बार भी लिखा। चलो देखो, डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी टू कैरी पेलोड। बेटा पेलोड का मतलब वजन, वजन का मतलब नींद बाहर। नींद बाहर कैरी करने में 100 किलो, 12 से 20 घंटे तक उड़ सकता है 370 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब देखो याद रखिएगा, अगर मान के चलिए कोई एक रॉकेट होता है, ठीक है, ठीक, अब मान के चलिए इसके अंदर 2 फ्यूल टैंक होते हैं, तो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक में होती है लिक्विड हाइड्रोजन और एक में होता है ऑक्सीडाइजर, और यहाँ पे ये जो खाली सिस्टम तुम देख रहे हो इसी को बोलते हैं पेलोड। इसके सिर को, ये हिस्सा, अगर रॉकेट के अंदर इस हिस्से में आप किसी तरीके का विस्फोटक डाल दोगे तो वो मिसाइल कहलाएगी, और अगर आप विस्फोटक नहीं डालोगे, सैटेलाइट डाल दोगे, तो वो क्या कहलाएगा? तो सर भैया हो जाएगा रॉकेट विद सैटेलाइट। तो याद रखिएगा। अच्छा ये बताइए, ये जो 2 टैंक रखे हुए होते हैं, इन टैंक का काम क्या होता है? तो पहला तो इसमें जो ईंधन है वो पेट्रोल और डीजल नहीं चाहिए होता, क्योंकि पेट्रोल डीजल में इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं होती है कि वो इसको पावर देता है, और इसको उड़ने के लिए चाहिए होता है बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में धक्का, यानी कि थ्रस्ट। तो वो थ्रस्ट जनरेट करने के लिए लिक्विड हाइड्रोजन जलता है। लेकिन जरा बुद्धि लगाओ, लिक्विड हाइड्रोजन कैसे जल जाएगा जब तक कि बिना ऑक्सीजन की कोई चीज जल ही नहीं सकती। तो ऑक्सीजन को देने के लिए ऑक्सीडाइजर रखा होता है। ये ऑक्सीडाइजर से बिल्कुल सेट होता है कि कितने ml या कितनी क्वांटिटी में जाएगा बह करके। तो ये जाकर के जब दोनों ही आपस में आते हैं, यानी कि लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीडाइजर, तो बेटा यहाँ पर एक स्पार्क होता है। स्पार्क का मतलब चिंगारी, उसकी वजह से इसे थ्रस्ट मिलता है, और फिर रॉकेट बहुत तेजी से उड़ता है। फिर रॉकेट उड़ने के बाद टुकड़ों में खुल जाता है। तो यही कहा जाता है, आपने सुना होगा कि 2 स्टेज रॉकेट, 1 स्टेज रॉकेट, जिसमें ये 2 लगे हों, यानी कि लिक्विड के साथ ऑक्सीडाइजर तो होगा ही होगा, और 2 स्टेज होते हैं। अब क्या करना शुरू कर दिया है, अब हमने इस तरल को यानी लिक्विड को सॉलिड में परिवर्तित कर दिया है। अब हम एक टैंक लगाते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन को सॉलिड अवस्था में लाते हैं, ऑक्सीजन उसमें मिक्स कर देते हैं। लेकिन उसमें एक ही बुराई है कि वो एक बार जला तो पूरा तुरंत ही जल के समाप्त हो जाए। और इसमें फायदा क्या है कि तुम भैया थोड़ा सा सेट कर लो, जितनी मात्रा है उतनी मात्रा में तुम इंजन के अंदर तेल पहुंचाओ, वापस से रोक दो। लेकिन सॉलिड के अंदर ये नहीं है। सॉलिड अगर एक बार जला दिया तो वो जितनी दूरी तय करनी है उतनी कर पाएगा। तो बेटा याद रखिएगा, रॉकेट की वर्किंग बहुत कमाल की होती है। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 3 नियम दिए थे रोबोट के बारे में आप जानते ही होंगे। एक रोबोट कभी भी मानव को नहीं मार सकता, एक रोबोट हमेशा मानव के बताए हुए नियमों का पालन करेगा, एक रोबोट सेल्फ डिफेंस में भी मानव पे हमला नहीं कर सकता। ये 3 नियम है रोबोट बनाने। चलो भैया ये बताइए, मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता? बहुत बढ़िया। हाँ, तो याद रखिएगा कि पहली बार ऐसा अचंबा देखने को मिला है कि बेटा लैंडो नॉरिस जो है, अब तक क्या हो रहा था, अब तक ये जीत रहे थे, लेकिन अब की बार ये हुआ है कि ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड का खिताब ये ले गए। इसलिए इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर ये जीता है बंदा ये। और ये किसकी तरफ से खेलता है? मैकलेरिन की तरफ से, ठीक है, कंपनी है। और ये किसकी तरफ से खेलते हैं? तो भैया एक बहुत अच्छी ड्रिंक आती है, पी लिया करो, एनर्जी ड्रिंक रेड बुल अल्कोहल नहीं होती, ये एनर्जी ड्रिंक होती है। इनको पीने से तुम्हारा डोपामिन ज्यादा अच्छे से रिलीज होता है, और कोई इसमें गलत चीज नहीं होती। कुछ लोग फ्रूट बियर दुकान से ले आते हैं, 30 रुपए, कहते हैं देखो शराब, बेटा उसमें अल्कोहल 0% होती है। अगर पीनी है तो भैया कम से कम 86% अल्कोहल वाली पीओ तो कुछ पता चले। हाँ 50 की नहीं जानना। फिलहाल तो अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, उसे सिर्फ दवाई की तरह ही लें, दवाई ले लें, कोरेक सिरप ही ले लें, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ना लें इस तरीके से, ठीक है। चलो भाई लिख लो, ये रहे जो अभी बने हैं। कौन बने हैं? लैंडो नॉरिस। बेटा मियामी ग्रैंड प्रिक्स ज्यादातर किसने जीते हैं? तो मैक्स बेस्टन ने। इस बार मैकलेरिन कौन जीते हैं? लैंडो नॉरिस। इनका नाम लिख लो और कौन सा खिताब जीता है ये लिख लो, कौन सा? मियामी ग्रैंड प्रिक्स, बस, ठीक है। जब नोट कर लो तो बता दे। मियामी ग्रैंड प्रिक्स और नॉरिस। चलो भैया, हाँ ये आया। साइंस वालों बताओ,
पहले तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं जिनके घर पे गाय भैंस सभी की है, तो ऑक्सीटोसिन का प्रयोग बहुत मुझसे ज्यादा बेहतर है नहीं। ऑक्सीटोसिन का मतलब सीधा है, जब आपकी जो भैंस या गाय होती है तो जितनी उसकी बॉडी की क्षमता होती है वो भैया उतना मिल्क प्रोड्यूस करेगी। लेकिन क्या होता है कि भैया चालाक या फिर लोभी जो डेयरी फार्मिंग वाले होते हैं, ये कहते हैं कि नहीं हमें अधिक मात्रा में मिल्क चाहिए, तो लगा दो भैया ऑक्सीटोसिन नाम का इंजेक्शन। अब वो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाने के साथ में उसको बड़ा पीड़ा होती है। क्यों? क्योंकि भाई जिसकी जितनी कैपेसिटी है, आप कैपेसिटी से ज्यादा बॉडी से ले लो, ऑक्सीटोसिन यही तो काम करता है। लेकिन ऑक्सीटोसिन की खासियत तुम्हारे लिए भी है। अगर किसी महिला को या कोई महिला पुरुष को देख के पहली बार जब प्यार में पड़ते हैं तो भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही रिलीज होता है, ये भी लिखा हुआ है। अब तीसरी चीज, अगर कोई महिला जो होती है हॉस्पिटल में, शिशु की डिलीवरी के बाद महिलाओं को अक्सर मिल्क की समस्या होती है ब्रीस्ट फीडिंग में, तब भी बेटा कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन है बॉडी के अंदर पाया जाता है। अब बताइए जरा, इसका रिसाव निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि से होता है? पीयूष ग्रंथि से। इसे इंग्लिश में कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। लो भैया लो लिखा है, ये लिख लो इसमें सारी चीजें, क्योंकि ये बेसिक साइंस का प्रश्न है, ये तुम्हारे पीसीएस को बड़े पसंद है। तो बेटा याद रखना, ऑक्सीटोसिन क्या है सर? हार्मोन है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या? पीयूष ग्रंथि। बेटा डेयरी फार्म का तो ये अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया कि जितने दिल्ली के अंदर डेयरी फार्मर हैं वो ऑक्सीटोसिन का प्रयोग नहीं करेंगे, आर्टिफिशियल तरीके से दूध उगाना। सर हाई कोर्ट ऐसे ही कोई बात नहीं कहता, कोई नियम तो होगा। जी हाँ, एक नियम है औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940, इसकी धारा 26A पशु क्रूरता के प्रति जो है वो ऐसे कृत्यों को रोकती है। तो ये आपको पूरा ही बनाना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। हो सकता है अधिनियम की धारा पूछ लें, क्योंकि यूपीएससी ने पूछा था भैया जेल की धारा बताओ, होमगार्ड की धारा बताओ, कुछ भी पूछ लेता है। किसने ऑर्डर इशू करा? कि दिल्ली हाई कोर्ट में। किसको मना करा? दिल्ली के अंदर डेयरी फार्म को। क्यों? ऑक्सीटोसिन क्या है? हार्मोन, ज्यादा मिल्क के पेशा में। नीचे लिखा दिए इसी को हार्मोन ऑफ लव भी कहते हैं। हाँ वही कर देते हैं। अच्छा, कुछ लोग आपने देखा है कि रात में 12 बजे सोएंगे लेकिन सुबह फिक्स से बिना अलार्म के 5 बजे उठ जाएंगे। तुम्हारी बॉडी के अंदर एक क्लॉक होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक, पता है तुम्हें? उस ग्रंथि का नाम बताओ जो तुम्हें अपने आप ऑटोमेटिकली सही निश्चित समय पर उठा देती है, बॉडी की आपकी ड्यूरेशन सेट कर देती है सभी के अंदर है ये। मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप रात 2-3 बजे सोए हैं तो भी मैक्सिमम आपको 9 बजे एक बार आँख खुलेगी। हाँ भाई ऑफिसर हो गया ये इसके बचपन में ही निकाल ली बेटा। उस बायोलॉजिकल क्लॉक का नाम पता है? आपने सुना पीनियल ग्लैंड? नहीं सुना? उसके बारे में पढ़िएगा। पीनियल ग्लैंड जो होता है तो उस ग्लैंड को बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली वो आपकी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेती है नेचुरली। आप देखिएगा कुछ लोग जैसे आपकी नानी है, जब मोबाइल और अलार्म नहीं होते थे तो मान के चलिए भैया वो पहले 4 बजे उनका सेट है कि आज भी उठ जाएंगे, वो 1 बजे सोएंगे तो भी उठ जाएंगे। तो बॉडी में बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो, इसके बारे में पढ़ना पीनियल ग्लैंड। ठीक है, चलो भाई तुमने ये जानकारी तो लिखी। अलग अलग ग्लैंड होते हैं, इसको याद रखिएगा। ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पर ये तुम्हारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अब इस पे आ जाओ। ये रही पीनियल ग्लैंड जिसकी मैं बात कर रहा था, ये रही। ये जो पीनियल ग्लैंड है तुम्हारे दिमाग की बायोलॉजिकल क्लॉक बोली जाती है। अरे आप लोगों ने घटना चक्र के अंदर बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ा होगा, तो घटना चक्र में बायो पूरी करते समय सबसे लास्ट चैप्टर पूरा ग्रंथियों के बारे में, उसमें हर तरीके की ग्रंथि हार्मोन लिखी हुई है। पढ़ लेना, घटना चक्र की नहीं बेसिक एनसीईआरटी पढ़ लेना, उसमें ये सारी ग्रंथियों के बारे में बताया कि क्या क्या काम होते हैं। ये पढ़ लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर तुम्हें लग रहा है कि पूरी बायो नहीं, वो चैप्टर बहुत ईजी है, पढ़ लेना। बॉडी के अंदर आपके क्या क्या काम होते हैं, थायराइड ग्रंथि जो यहाँ पर होती है क्या होती है, किस तरीके से, सब पता होना चाहिए, बेसिक चीज है। ठीक है, तो याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वहां ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन उपस्थित होता है। चलो ये थी खबर, दिल्ली में मिल रहा है इंजेक्शन वाला दूध। जाने ऑक्सीटोसिन वाले दूध की पहचान करने का तरीका कोई नहीं। तो खबरें ये बताइए, शाहदरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बताइए। देखो बेटा, अगर तुमने थोड़ा भी ध्यान दिया हो तो वेस्टर्न घाट को भी कहा जाता है शाहदरी, कहा जाता है। तो अब जरा बुद्धि लगा लो कि इनमें से कौन सा होगा? महाराष्ट्र। तो बेटा याद रखिएगा, सह्याद्री टाइगर रिजर्व कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। थोड़ा दिखा देते हैं क्यों चर्चा में है। तो भैया इसलिए चर्चा में है क्योंकि दूसरे
वन रिजर्व से यहाँ पर कुछ ला करके टाइगर छोड़े जाएंगे। ये इसलिए चर्चा में सर कहाँ से लाए जाएंगे, तो बेटा याद रखिएगा, बताओ ये बच्चों कहाँ से लाए जाएंगे, कहाँ कहाँ पर है ये, महाराष्ट्र के ही एक टाइगर रिजर्व से दूसरी जगह हस्तांतरित करे जाएंगे, ये होगा। ठीक है, एक बार समझ में। तो बेटा इसके बारे में लिख लीजिएगा, इसका स्थापना 2008 में हुई थी। सह्याद्री टाइगर रिजर्व जाना जाता है, इससे पीलीभीत टाइगर रिजर्व ऐसे ही। ठीक है, तो लिखा है महाराष्ट्र वन विभाग चंद्रपुर के ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व से कुछ भागों को सह्याद्री टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित करने की तैयारी कर रही। हुआ नहीं तो कहां से TATR से लेकर के डालेंगे सह्याद्री। एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में कितनी संख्या है टाइगर की? नहीं, 95 याद रखना, 95। और पूरे इंडिया में अच्छा सबसे ज्यादा, अच्छा हिम तेंदुआ कहाँ पाए जाते हैं, चलो ये बताओ। हिम तेंदुआ सर पहाड़ी क्षेत्रों में, सबसे ज्यादा कहाँ है? लद्दाख 477, सबसे कम जम्मू कश्मीर मात्र 19। ये सब चीजें याद रखना। हिम तेंदुआ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 4 मई। अच्छा टाइगर डे कब मनाते हैं? टॉयलेट डे 29 नवंबर। 29 नवंबर, चलो 19 जुलाई टाइगर, 29 नवंबर। हाँ भैया 19 जुलाई टाइगर, 29 तारीख को जो है वो टाइगर। गूगल नहीं, सेम नहीं, दोनों अलग। हाल ही में, चलो भैया इसका उत्तर दो। हाल ही में ट्रैवल प्लस लेजर मैगजीन द्वारा जारी पर्यटन के लिए विश्व में 25 सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में शामिल भारत के कौन से 2 शहर बताओ? हाँ, पहली बात तो ये जो 25 सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची बनाई है, ये भारत में पर्यटन के स्तर से बनाई है कि पधारो हमारे देश करके विज्ञापन जो आते हैं भैया, उसके अंदर इन्होंने कहा है कि 25 सर्वश्रेष्ठ शहर है। उसमें मजे की बात तो ये है कि इंडिया नंबर 1 पे तो नहीं है। नंबर 1 पे जो शहर है, तो अपने आप देख लो, ओसाका मेक्सिको, इसे ओसाका भी पढ़ सकते हो। दूसरे नंबर पे कौन है? उदयपुर। बेटा कितने हैं? 25। किस मैगजीन ने जारी करा है? तो ट्रैवल प्लस लेजर। किसने जारी करा है? ट्रैवल प्लस लेजर। ये लिख लेना, ये मैगजीन ने बताया है कि भैया ये शहर है 25, आप यहाँ घूम सकते हो। उदयपुर का 2nd स्थान, मुंबई का कौन सा स्थान है? 10वां। सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है, लिखते चलो। ठीक है, लिख लिया? लिख लो फिर आगे बढ़ो। समय तो यही होता है। उदयपुर जाना है 23 तारीख, 23 जून। ठीक है, याद रखिएगा। पाकिस्तान का कोई भी नहीं है, पाकिस्तान तो बेकार सर्वश्रेष्ठ कहाँ होगा। हाँ हाँ, बैंकॉक है, थाईलैंड बैंकॉक है। चलो ये अच्छा सवाल है। ठीक है, बताइए इसका उत्तर। चलो भाई बताओ। ठीक है, हाल ही में रक्षा संबंधी जानकारी रखने वाला डेटा वेबसाइट है। ठीक है, इसका नाम है ग्लोबल फायर पावर। ऐसी एक चीज और है सिपरी। ये कहाँ की थी? स्टॉकहोम की। ठीक है, अब बताओ इन दोनों में कितनी कितनी बताई गई है? 10 सबसे शक्तिशाली सेनाओं की लिस्ट में भारत कौन से स्थान पे? बेटा सिपरी ने जो बात बोली है वही इनने भी बोली है। इनका भी चौथा है और सिपरी का भी चौथा है, ये ध्यान रखना। तो दोनों का क्या है? चौथा। तो यानी इंडिया की अगर बात करें तो सेना कौन से नंबर पे है? चौथे पे। 145 देशों की सूची में सबसे अंतिम भूटान है। अब तुम कहोगे सर भूटान के पास तो खुद की सेना है नहीं। भैया है, ये जरा पढ़ो पहले, तब तुम्हें मजा आएगा। और भूटान का नियम पढ़ो, तुम्हें मजा आ जाएगा सुन के भूटान करता क्या है। ये पढ़ो जरा, आपके लिए नई चीज पता चलेगी कि भूटान अमेरिका की प्रणाली पे सेना डेवलप करता है। कैसे? देखो, इनकी राजशाही सेना है। भूटान के लोग अपने मन से परिवार के एक बच्चे को सेना में भेजते हैं। सबसे पहले 1958 में शाही सरकार ने 2500 सैनिकों की एक फौज तैयार की थी। इसके बाद 1968 में रॉयल भूटान आर्मी में 4850 जवान आ चुके थे। 1990 बढ़ के 6000 हुए थे, लेकिन फिर यहाँ की सेना की सैनिकों की संख्या कम थी। तो बेटा इनके पास अपनी सेना है, लेकिन ये लास्ट 145 पे आती है, ये ध्यान रखना। ठीक है,
और भूटान का नियम नियर आउट अमेरिका की तरह है, ये याद रखना, रॉयल भूटान आर्मी बोली जाती है, ठीक है। क्योंकि कई बार कुछ वीडियोस में बोल दिया जाता है यूट्यूब में कि भूटान अपनी सेना नहीं रखेगा, भारत प्रतिबद्ध है उसकी रक्षा के लिए, ऐसा नहीं, उसके पास अपनी आर्मी है, इंटरनल मेंटेनेंस भी करती है इनकी आर्मी जो है, वो पुलिस की तरह में इंटरनल विभाग का निपटारा भी कराती है। तो बेटा भूटान की आर्मी भले अंतिम नंबर पे है लेकिन उपस्थित है। तो पहले पे कौन है? तो पहले पे अमेरिका ही होगा, अमेरिका से युद्ध और लोहा लेने वाला रशिया होगा, तीसरे पे चीन है और चौथे पे भारत, पांचवें पे याद रखिएगा ब्रिटेन है। लेकिन दुख की बात यह है सातवें पे पाकिस्तान है। जब इस रैंकिंग में सातवें पे पाकिस्तान हो सकता है तो हमें तो नंबर वन पे रखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी आबादी उतनी तो तुम्हारे यूपी की अकेले है। पाकिस्तान की 24 करोड़ कुछ आबादी है, उतनी तो तुम्हारे यूपी की है। यूपी बेरोजगार वहां छोड़ दी जाए या फॉरन निकाल दें कोई, ये लाहौर पब्लिक सिविल सर्विसेज उत्तर प्रदेश अलाउड कर दे। उसके बाद पाकिस्तान में जो पूछेंगे सबसे पहले तो यहाँ के लड़के वहां जाकर के 2000 में रूम लेंगे, उसमें 10 लोग रहेंगे बिना मालिक को बताया। उसके बाद लिट्टी चोखा चल जाएगा, हाँ, और उसके बाद में कुछ नहीं, भोजपुरी गाने तेज आवाज पे बजाएंगे, ठीक है। और जितने पाकिस्तान में सभ्यता वाले बनते हैं, पाकिस्तान भी कहेगा हमारे तुमने पाकिस्तान को जो है वो गंदा स्थान बना दिया। चलो तो याद रखिएगा भारत का स्थान चौथा है। चलो ये बहुत बढ़िया है। अच्छा, तुम में से कितने लोगों को लगता है कि आधार बढ़िया चीज? हाँ भाई बताओ। इसे बोलते हैं यूनिक आइडेंटिटी। ये क्या है? तुम्हारा आधार। बेटा आधार के अंदर जो अंक होते हैं वो बताओ जरा कितने होते हैं? वेरी गुड। कितने अंकों का आधार होता है? 12। लेकिन बेटा एक टेम्पररी आधार भी होता है 16 अंकों का। ये वन टाइम में जारी करने वाली बीआईडी होती है, वर्चुअल आईडी। आप सुनो ध्यान से, इंडिया के आधार कार्ड को इतना ज्यादा हिट कर दिया गया कि हम श्रीलंका की यूनिक आईडी बना रहे हैं। ये ध्यान रखना, श्रीलंका भी अपने यहाँ यूडीआई बना रहा है आधार कार्ड की तरह। तो इसने इंडिया से बोला, अब इंडिया ठहरा भैया अच्छा देश, तो इंडिया ने कहा यही तो मौके पे चौका मानना है। तो अब इसे मौके पे चौका भी कह सकते हो या दुख भी कह सकते हो। इंडिया उन्हें धनराशि दे रहा है जिसको वापस नहीं लेगा, 450 मिलियन रुपए। ये इंडिया अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन कर रहा है। ये अब इसमें 2-3 इंफॉर्मेशन याद रखना। श्रीलंका की एम्बेसी में भारत के कौन से राजदूत हैं? तो भैया ये याद रख लेना अगर चाहो तो उनका नाम है गोपाल बागले। श्रीलंका की प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस के मंत्री कनक हिरात, जो कहाँ के? श्रीलंका के, उनको आश्वासन दिया है कि 450 मिलियन रुपए ये पकड़ो, हम तुम्हारी श्रीलंका की यूनिक आईडी जो जैसे आधार होता है उसी को डेवलप करने में मदद करेंगे। हमने उनके टोटल 100% रुपए के 15% उन्हें दिए हैं अपने पास। इसका पूरा नाम होगा श्रीलंका विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना। इसे मार्च 2022 में श्रीलंका भारत के बीच समझौते पे किया गया था। अब हमने पैसा दे दिया। इसमें चेहरा, आंखें, फिंगरप्रिंट आदि बायोमेट्रिक जानकारी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक के तौर पर उपलब्ध रहेगी। तो ये श्रीलंका का यूडीआई डेवलप होगा जिसमें भारत कितना पैसा दे रहा है? 450 मिलियन। कुल मिला के वही 45 करोड़, ठीक है, समझ गए? तो भारत का पैसा यहां जा रहा है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न। बताओ इस प्रश्न के बारे में भी आप जवाब दे दो। ये बताइए संयुक्त राष्ट्र में 6 भाषाएं बोली जाती हैं। उन 6 भाषाओं में अधिकारिक भाषा हिंदी है? क्यों नहीं? सवाल तो ये है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा, जब चाइना की जनसंख्या ज्यादा थी तो थी मंदारियन भाषा, भाई चाइनीज मंडेरियन बोलते हैं। अब इस समय कौन सी भाषा होगी भाई? पॉपुलेशन सबसे ज्यादा इंडिया की, तो विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बनेगी हिंदी। लेकिन ऐसी भाषा को तो इन्होंने अपने यहाँ 6 भाषाओं में शामिल तक नहीं करा। क्यों? क्योंकि बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पैसों की। इंडिया कभी कोई पैसा देती नहीं थी भाषा के लिए, अभी भी इनका शामिल नहीं करा इन्होंने। लेकिन इंडिया ने इतनी बड़ी रकम इन्हें दान कर दी है कि हिंदी भाषा के डेवलपमेंट के लिए। ये ध्यान रखना। अब तक इन्हें कौन पैसा देता है? यूएसए, चाइना, जापान और इंडिया। तो समझिएगा यूएसए कितना देता है? 22%। अब ये कितने प्रतिशत? 12% तक। ये 6% तक। इंडिया सबसे कम 0.9 नियर अबाउट 1%। आपने सुना भी होगा कि संयुक्त राष्ट्र के अंदर हम मात्र 1% का कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो अब इंडिया ने सीधे उठा करके 10 लाख अमेरिकी डॉलर दे दिए। अब आप लगा लो $1 की कीमत 83 रुपए चल रही है। पता नहीं इंडिया क्या चाहता है, कभी कभी तो मुझे यही लगता है। अरे ना सही ना बोले हिंदी, क्या दिक्कत? पढ़ लो।
यूएन के अंदर जो उनकी जनरल असेंबली है उसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रही है लखनऊ की। आज इनका जन्म लखनऊ में हुआ था, इनका नाम है रुचिरा कामत। ये वहाँ स्थायी प्रतिनिधि है। जैसे अमेरिका में तुम्हारा एक राजदूत है, वैसे यूनाइटेड नेशन में एक राजदूत तुमने बिठा रखा है, उनका नाम क्या है बेटा? रुचिरा कामत। इनसे पहले टीएन श्रीनिवासन थे। हाँ, कोई यूज नहीं हमारा, बस हिंदी को बढ़ाओ, हिंदी को बढ़ाओ। किस तरह? वही बात तो मैं कह रहा हूँ। और जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बनो, क्यों? क्योंकि 1977 में वो देखो लिखा है, वो अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो यूएन के अंदर कोई हिंदी सुन पा रहा हो ना सुन पा रहा हो, ट्रांसलेटर काम कर रहा ना कर, वो हिंदी में स्पीच दिया है। मतलब नहीं, हाँ वो लिखा, सामने लिखा है, लिखा भैया यूएन में हिंदी में आधिकारिक रूप से संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो बेटा 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी। उनने कोई ना कोई कविता सुना दी, वो तो कवि थे बहुत बड़े। 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे उनकी याद में मनाया जाता है। जब तुम बरेली जाओगे तो पुल के नीचे जाना, चौकला पे उनकी सारी कविताएं, उनके संग्रह लिखे हुए हैं और उनका फोटो बना हुआ है। सर यही सब करते हो, कोई और नहीं करता, देख लिया। जब कोई नहीं होता देख लेते तो मैं खुलिया और खुल ही देख लेता हूँ। देखो हाँ, बरेली में बहुत ज्ञान नहीं पड़ता है। चलो और किसी ने भी ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आसपास ऑब्जर्वेशन किया करो, अपने शहर को देखा करो। सर आप शहर की बात कर रहे हैं, हमारा चांद हमारे साथ है और चीजें, हाँ तभी नहीं उत्तर दे पाए अटल बिहारी वाजपेयी। आप देखो इधर गांधी उद्यान कम जाए, पुलिस वाले अक्सर आते रहते हैं। चलो देखो, तो मुझे पता, अरे मुझे पता, मैं बता रहा हूँ कैसे पता। मैं जो कोचिंग पढ़ाता हूँ वहां तक पुलिस आ गई थी कि 2 बच्चे यहाँ आए। चलो देखो, बच्चों से सुनते रहते हैं, आप लोगों के माध्यम से दिल्ली का भी पता चला। चलो है ना, स्वामी श्रद्धानंद मार्ग। तो वर्ष 1977, चलिए देखिए कौन कह रहा है बोस्टन, बोस्टन। हाँ चलो ये देखो, ये सब प्रमुख नगरें हैं, परियोजना के तहत, दिल्ली परियोजना के तहत बनाई गई थी। चलिए देखिए, अब आ जाइए 1977 में कौन हिंदी में संबोधन करके आए थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अभी तक वहाँ कौन सी भाषा चलती है? तो बेटा अरबी, चाइनीज, इंग्लिश चलती है, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के सार्वजनिक सूचना विभाग के सहयोग से हिंदी के लिए 2018 में भी हमने एक योजना चलाई थी, यूएन परियोजना 2018 @हिंदी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उन्होंने सीधे 10 लाख अमेरिकी डॉलर उठा के दे दिया। चलो भैया ये बताओ, ये अब तुम्हें पता है यूक्रेन तो बर्बादी हो गया भैया। यूक्रेन के अंदर इतना मलबा निकला है, मैंने तुम्हें बताया था कि जितनी जगह में एक व्यक्ति खड़ा होता है उतनी जगह में 300 किलो मलबा निकल रहा है। मतलब एक आदमी हाथ में 300 किलो मलबा। अगर 10 ट्रक डेली लगेंगे तो भी 14 साल लग जाएंगे वो मलबे को बाहर फेंकने में। इतना मलबा इकट्ठा हो गया है युद्ध वाले स्तर पे। तो ऐसे में यूक्रेन को दोबारा से खड़ा करने के लिए, उसके पुनः निर्माण के लिए एक सभा होती है। अब तुम बुद्धि लगाओ कि यूनाइटेड नेशन को, सॉरी आपका ये जो है क्या कहते हैं यूक्रेन, इसे बचाने के लिए कौन सा देश बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि भैया छोड़ दो, वही महासभा करो ना। लंदन बेटा, इन देशों की बात हो रही है जो लिखे हुए हैं। अगर इसमें अमेरिका लिखा होता तो शायद अमेरिका होता, लेकिन इसका उत्तर क्या है? लंदन। तो बेटा लंदन एक अरेंजमेंट करा रहा है। ये देखिए, लंदन में यूके और यूक्रेन के द्वारा पुनर्निर्माण के लिए एक सम्मेलन हो रहा है। इसमें ऐसा वैसा सम्मेलन ही, इसमें राशि भी दी जाएगी। 54.8 मिलियन डॉलर उसे दिए जाएंगे यूक्रेन को, ताकि वो खुद को दोबारा से बना सके, और इधर रसिया को भी दिए जा रहे हैं ताकि दोबारा से उजाड़ सके। इसे कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। बेटा याद रखना, 2024 में ये रकम दी जाएगी, 2027 तक यूक्रेन खुद को बना के दोबारा खड़ा कर लेगा। तो जेलेंस्की कितना खुश होगा, बोले रे मजाक मजाक में पैसा मिल रहा है, ये बढ़िया है। देश तोड़े कोई और रुपया भी कोई और अमेरिका अपना काम करेगा। अमेरिका कोई टेंशन की बात नहीं है, हम किया करें, ठीक है। तो बेटा अगर बात करी जाए तो 50 बिलियन तक की, सॉरी मिलियन भी नहीं, बिलियन की सहायता प्रदान कर रहा। अब आप सोच लीजिए उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य देख लो भैया, एक बार खुद ही समझ जाओ। युद्ध के विनाशकारी प्रभाव से यूक्रेन की रिकवरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और सहायता जुटाना। इसीलिए सिर्फ पैसा दे रहे हैं कि यूक्रेन तुम उठ खड़े हो जाओ, ताकि हम दोबारा गिरा दें। चलो भाई ये बताओ, नाटो का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? ये बड़ा अच्छा है। हाँ याद रखना, ये जुलाई का है और वो भी 23 का, अभी 24 आने में वक्त है। हाँ हाँ हाँ, इसमें ऐसा लगता है नेगेटिव वाली फोटो तो आएगी।
चलो भाई बताओ कहाँ, हाँ भाई कहाँ करेंगे, कहाँ करेंगे, बोलो बोलो। हाँ अच्छा चलो शिवांशी दे दिया उत्तर, लिथुआनिया। क्यों करेंगे लिथुआनिया में, तो समझो भैया ये भी यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन। अब नाटो के अंदर सदस्य कितने हो गए, 32। तो ये ध्यान रखना, हर बार तुम्हें इसलिए याद दिला रहा हूँ, ये याद रखिएगा। सम्मेलन कहाँ हुआ था, लिथुआनिया। इसकी राजधानी क्या है, तो सर इसकी राजधानी है विनियस। बेटा नाम अलग है, पढ़ा कुछ और जा रहा है, यहाँ लग रहा है विनियस, लेकिन एल साइलेंट है, तो विनियस। 11 से 12 जुलाई 2023 को हुआ था। अभी 24 का भी आएगा, तो मैं ग्रुप में एक फोटो डालूंगा ऐसे करके छोटा सा, कि जुलाई में आयोजन हो रहा है नाटो का। तब तुम ये मत सोचना है कहाँ से डाल दिया हमने, इसी फेंक दिया, ये इसका कंटिन्यूएशन होगा। याद रखिएगा लिथुआनिया के अंदर क्या हुआ, नाटो का शिखर सम्मेलन। क्यों हुआ होगा, अपने साथ संबंध मजबूत करना। इसमें फिनलैंड ने भी भागीदारी ली थी, और अब जाके स्वीडन भी बैठेगा, क्योंकि स्वीडन इस सभा के बाद ही सदस्य बना। चलो भाई ये बताओ, एससीओ का शिखर सम्मेलन अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, ये बढ़िया क्वेश्चन। पहले ये बताओ, संघाई कॉर्पोरेशन संगठन में सदस्य कितने हैं, नमा कौन सा है, अभी जुड़ा है, ईरान अभी जुड़ा है, जल्दी में समझ जाएगा। वो ईरान जहाँ पे इस समय मामला इजराइल ईरान का चल रहा है। खमैनी का बर्थडे 19 अप्रैल में, और खमैनी के ऊपर बम फोड़ दिया है, खमैनी तो जीवित है। हल्का वाला फेंका था। अच्छा बताओ भैया कहाँ होगी अध्यक्षता, कौन सा देश करेगा, भारत। भारत एससीओ की अध्यक्षता, ये रहा भैया, कौन करेगा, भारत। अब समझ लो एससीओ कब बना था, 2001। हेडक्वार्टर कहाँ है, संघाई में। अगर किसी को और जानना है तो ये क्या करता है, ये राजनीतिक आर्थिक सुरक्षा संगठन एससीओ, ये याद रखना। वैसे कुल मिलाकर के एससीओ का लाभ जो है वो सिर्फ एससीओ के सदस्य तो लेते ही लेते हैं, लेकिन याद रखना संघाई कॉर्पोरेशन अगर कोई बढ़िया बिजनेस डील करता है तो और देशों को भी इसने पर्यवेक्षक बना रखा है। सर किन देशों को, तो ये चीज देख लो जरा, ये सिर्फ मुख्य 9 देश हो गए। अभी तो ये 9 देश हो गए, इसमें लेटेस्ट कौन सा जुड़ा है, ईरान, लेकिन ये इतने देशों को भी बुलाता रहता है, जोड़ के चलता है। तो एससीओ अपने साथ में इन सब देशों को भी लेके चलता है, क्योंकि इनके साथ में कोई ना कोई संधि करता है। अब इन्हीं देशों में पहले ईरान भी आता था, नीचे वालों में, ये जो ऊपर के देश थे इनमें नीचे का ईरान था, इसने ईरान को जोड़ लिया। अगला टारगेट इसका पता है किसको जोड़ना, अगला ये चाह रहा है कि हम डायरेक्टली आसियान संगठन को ही जोड़ लें, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, ये बताओ कौन सा देश 5 वर्ष बाद यूनेस्को में पुनः शामिल हुआ, ये अच्छा प्रश्न। देखो यूएसए। चलो अब देखो बारात में ये होते हैं, ठीक है, मामा सही है, हमारे फूफा जी सही खराब है ना, मामा को वैल्यू नहीं देता। मामा बेचारे जो होते हैं उस दिन बन जाते हैं सलमान खान बंधन पिक्चर के, जो जीजा जी करेंगे मैं वो करूँ, जीजा जी कह रहे हैं मुआ पूछ जाए तो समझो मामा। हाँ लो देख, मामा तो हमारा साल होगा। हाँ मतलब अभी रिश्ते नहीं आए हैं, तो रिश्तों के बाद के भी दृश्य दिमाग में चल रहे हैं। इधर आ जाए, इधर देखो, चलो फोटो लेने आए, पूछ रहे ये क्या है, बेद भैया है। अच्छा चलो भाई ये देखो जरा ध्यान से, कौन सा देश 5 वर्षों बाद यूनेस्को में दोबारा जुड़ा। अब दुख की बात सुनो, दुख की बात ये है कि ये जो यूएसए है ना, यूएसए ये किसका समर्थन करता है, इजराइल का। ये भाग गया था, ये भी छोड़ गए, और ये 1983 में भी भागे, 86 में भी भागे, 2017 में भी भागे, लेकिन ये बार बार जुड़ते रहे। इनका एक ही काम है, ये गुस्सा दिखाने का तरीका होता है कि भैया हम चले जाएंगे बारात में और कार्ड देने जाओ तो मुंह उठा के आ भी जाते हैं, यही इन्होंने करा है। अब बेटा यूएसए यही करता रहता है, ये देखो, हाँ ये देखिएगा, यूनेस्को में वापस होने वाला 194 देश बन गया। देखो 2017 में यूनेस्को पर इजराइल विरोधी होने का आरोप लगा, तब इस संगठन से बाहर हो गया। बाद में इजराइल ने भी यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी, मतलब ये भी पक्के कमिटमेंट में थे कि भैया वो चली नहीं तो हम भी चले जाएंगे। उसके बाद यूएसए इसके पूर्व 84 में भी यूनेस्को की सदस्यता छोड़ी थी, फिर 2003 में, उसके बाद में ये दोबारा से शामिल अभी हुआ है 11 जुलाई 2023 को। इसका एक ही काम है, और यूनेस्को के बारे में बता चुका हूँ, पेरिस के अंदर भैया इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। यूनेस्को किस पे काम करता है, तो तुम्हारी शिक्षा और नवाचार को और भैया संस्कृति को, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह बर्बाद हो गई थी, उसको बचाने का काम करता है। तो अमेरिका जीजा मामा फूफा। तो बेटा ये ध्यान रखना
यूनेस्को के कई प्रोग्राम भी चलते हैं शिक्षा के संबंध में। अब कितने देश होगा यूनेस्को में? 194। अब देखो ये फिर न चले जाए। हाँ ये बताओ, एशिया पैसिफिक ग्रुप मनी लॉन्ड्रिंग में पर्यवेक्षक का दर्जा किसे दिया गया? ये बड़ा प्यारा प्रश्न है। हाँ भाई बताओ, अब समझिए ये है क्या? एशिया पैसिफिक ग्रुप के अंदर ये पर्यवेक्षक क्या होता है? तो सुनो भैया, एशिया पैसिफिक ग्रुप ने कहा कि हमें एक ऐसा अमीर देश चाहिए, हम दोनों मिल करके पैसों के मामले में दूसरे देशों पे नजर रख सकें। तो तुम्हें इन गरीब देशों के अंदर 2-3 ही दिख रहे होंगे सर, वैसे तो ये सबके सब अमीर ही हैं। अरे भैया ये सभी अमीर हैं, सबसे ज्यादा 60% ऑयल एक्सपोर्टिंग तो सभी हैं भाई। ना तो इसमें सबसे गरीब इराक जो है अरब है, ना ओमान गरीब है। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने संयुक्त अरब अमीरात को जोड़ लिया। बताएं क्यों जोड़ा? बताओ। क्योंकि इसके साथ में इनको 7 अमीरात का गठबंधन तो मिलेगा ही निःशुल्क, तो ज्यादा का वादा। तो बेटा इसलिए इन्होंने क्या जोड़े? संयुक्त अरब अमीरात को। अब देख लो नहीं हो रहा, नहीं हो गया। देखो ये एशिया पैसिफिक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, यानी जो दूसरे देशों पर नजर रखेगा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मैटर, अरे पनामा टाइप सीन हो जाते हैं, उन सब मामलों में ये भी जरा एक्टिव होकर रहेगा। तो ये देखो नीचे पहुंच गया हमारे मोदी जी, ये तो क्या मंदिर का फोटो जो अभी भवन बन रहा है हम लोग, ठीक। चलो भैया बढ़े आगे। इसके बारे में देख लो, ये एशिया पैसिफिक काम क्या करता है? ये विश्व स्तर पर सबसे बड़ा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। आपने ये सुना होगा कि पाकिस्तान को ग्रे सूची में डाल दिया, फिर बाहर निकाल दिया। ये बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सूची, जिसमें ग्रे होती है, रेड होती है, ग्रीन होती है। इन सूचियों में डालने के बाद उस देश का मतलब कि ये सबसे ज्यादा आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, पैसा इधर से उधर कर रहा है बॉर्डर पे, तो उस मामले के अंदर ये दोनों देश मिलके देखेंगे एक्शन टास्क FATF। चलो भाई अगला प्रश्न तुम्हारे कंप्यूटर से। हाँ भाई ये बताओ, ट्रांस पैसिफिक का 12वां सदस्य कौन बना? ये तुम बताओ। हाँ कौन बना? क्या शोर है बताओ। हाँ कौन बना? हाँ भाई बच्चों, पहले तो ये बताओ, ये CPTPP क्या बता रहा है? इसका देश कौन बता रहा है? ब्रुनेई ना ब्रिटेन। चलो अच्छा पहले ये बताओ CPTPP क्या है? ये बेटा यूरोप के अंदर सबसे बड़ी ट्रीटी यही है, और इस ट्रीटी के अंदर इन लोगों ने व्यापार को बढ़ाने के लिए अपने 10-11 ऐसे सदस्यों का चक्र बनाया है। लो पहले आंसर इसका देख लो, ब्रिटेन होगा, दे रहा। अब ब्रिटेन इसका आंसर जो बच्चे दे रहे थे वो ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, इन्होंने पूरे मैप पर एक सर्कल टाइप से बनाने का प्रयोजन किया है। सर्कल का मतलब ये नहीं कि ऐसा ही हो दिखने में, इन्होंने रूट बनाया है। जैसे आपने देखा होगा क्वाड है, क्वाड के अंदर 4, तो ये CPTPP के अंदर 11 थे। अब इन्होंने 12वें नंबर पे ब्रिटेन को जोड़ दिया। कुछ भी नहीं, ट्रेड फ्री एग्रीमेंट, एक दूसरे से बहुत आसानी से बिल्कुल 0% टैक्सेस लेकर के टैक्स उतर के जाते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं। तो ये ध्यान रखिए, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड ट्रीटी है भैया, इसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ये कब शुरू करा? ये भी हाल ही में शुरू करा गया 2018 के अंदर। पहले कितने देश थे? 11, अब कितने हो गए हैं? 12 देशों के नाम देखो, याद रखना। सीटी और ये वाले जो हो गया ना, इसकी बात मैं कर रहा हूँ कॉम्प्रिहेंसिव की, इसमें 12 देशों के नाम तुम्हें याद करने पड़ेंगे। यूपीएससी खासकर ये मक्कारी करता है, यूपीएससी 12 के नाम दे देगा सूची में, एक आध का नाम बदल के दे देगा, अब तुम फंस जाओगे उसमें। वो कहता है आसान वाला भी तुम्हें लग रहा होगा आसान, लेकिन मैं वो भी जटिल करके दूंगा। क्यों? क्योंकि वो चाहता है तुम साल भर खबरें पढ़ो, खबरों में किस देश ने क्या करा, ये किसका संगठन है, ये तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाएगा। साल भर तो कोई पढ़ता नहीं है यूपीएससी के लेकर, तो ये प्रॉब्लम है। जूम करके नाम लिखोगे, फुल फॉर्म ये पानी वानी पीना पी लो, 2-4 मिनट का रेस्ट दे देना, कल गया हाँ फिर इस बार ये ध्यान रखना बेटा, इसमें कौन कौन से देश आते हैं ये सब याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया तो है, कनाडा, चिली, जापान। इंडिया है क्या इसमें? नहीं। अब ऐसे कुछ देशों का नाम याद रखो, पाकिस्तान है, नहीं है, इंडिया नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। चलो नक्शे पे तो मैं ज्यादा अच्छे से याद रखूंगा। चलो भाई ये बताओ, ये बड़ा प्यारा प्रश्न, इस वाले प्रश्न में तुम्हें मजा आया, बताओ। हाँ
पहली बार तुमने ये सुना है कि अपराधी को पुलिस पकड़े और अपराधी से ये भी कहे कि यार मेरे साथ हो लो और जरा दूसरे अपराधी को पकड़ने में मदद करो। सर ऐसा तो करती है। जी हाँ, अमेरिका ने इंडिया पे इल्जाम लगाया है कि इंडिया, हम जो भी महंगी दवाइयां बनाते हैं उसका सस्ता सॉल्ट निकाल के इंडिया जेनेरिक करके बेच देती है। समझना बात। अब यहाँ पे क्या हुआ कि खतरनाक और अवैध दवाइयों के चलते भारत किसके साथ ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड चला रहा है? ले अमेरिका के साथ। यहाँ पर ये दोनों देश जो हैं इनके बीच में केस चल रहा है विश्व व्यापार संगठन में। किसको लेके? दवाइयों के ऊपर, जो दवाइयों का पेटेंट अधिकार है कि ये ड्रग अमेरिका ने बनाया, 100 रुपए का बना के तैयार करा, बेच रहे हैं 10 रुपए में। इन दोनों के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन इधर दोनों मिल करके ऑपरेशन स्वॉर्ड चला रहे हैं। वाह क्या बात। तो इसे कहते हैं पक्की दोस्ती जय वीर की। देखो जरा, ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड चलाया। क्यों चलाया गया ये देख लो। अवैध दवाओं, उपकरण एवं रसायनों को रोकने के लिए। आई बात समझ? उधर केस चल रहा है, इधर दवाइयां चल रही है। बात लो भाई, ये बताओ। हाँ, ये प्रश्न बहुत बढ़िया है। बताइए, नेपाल के साथ कितने संधि समझौते हमने किए हैं स्वच्छता सुविधाओं को लेकर, साफ सफाई को लेकर? क्योंकि हमारे पड़ोस का बॉर्डर है ना, तो हमें बॉर्डर वाले देश की तो साफ सफाई का मैनेजमेंट का ध्यान में रखना पड़ेगा। बताओ भाई, क्या लगता है कितने करे होंगे समझौते? अरे वाह, सही उत्तर बेटा। एक बार में कैसे सही उत्तर देंगे? ले भैया ये 3 शिक्षा के क्षेत्र में, 1 जल आपूर्ति और स्वच्छता से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? उत्तर प्रदेश के कितने राज्य पूछ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर शहर नहीं पूछ रहा हूँ। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और क्या? अरे उत्तर प्रदेश बोल गया क्या मैं? दवाई नहीं खाई मैंने। उत्तर प्रदेश छोड़ो भैया, भारत के कितने राज्य जो है नेपाल? हम लोग सो रहे हैं ना, ये चैनल। चलो भाई बताओ, भारत के कितने राज्य वो लिखा है सामने? 4-5 हो गए, हिसाब चल रहे। चलो ठीक है बेटा, ये याद रखना, भारत पे बहुत रुपया है। ये देखो बहुत रुपया है। 170 मिलियन नेपाली रुपए सहायता अनुदान मिली, जबकि इन लोगों ने 100 का नोट छापा है, उसमें अपनी सीमा का विस्तार करके काला पानी से और आगे ले गए। दिखाऊंगा तुम्हें नोट। हाँ बिल्कुल। चलो ले भैया ये बताओ, नरेंद्र मोदी जी ने किन 2 देशों में यात्रा कर दी, और इनमें से जब ये यात्रा करने गए तो उस देश ने द ऑर्डर ऑफ द नील अवार्ड भी इन्हें दे दिया। सर्बिया नहीं है, सूरीनाम नहीं है, यूएसए सर्बिया भी नहीं है, तो बता दो। यूएसए व मिस्र, ये रहा। मिस्र का नाम इंग्लिश में इजिप्ट है, अरब में मिस्र, ये रहा चौथा ऑप्शन। तो भैया ये देखो, अब ये बस याद रखिएगा इसको। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी। कितने एमएल की बोलने की बात है। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया है। क्यों गए थे? तो भैया ये भी देख लो, ऐसे ही नहीं जाते मोदी जी। ये पढ़ो, मोदी जी ऐसे ही नहीं जाते कि हल्के से चले गए और बस विमान उतार लिया। 9 लाख करोड़ रुपए ऐसे निकल चुके हैं। 3 बड़ी कंपनियों के प्रमुखों ने नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करी कि हम प्रोजेक्ट लगाएंगे। और बेटा सबसे बड़ी बात यह है कि माइक्रो, आपको पता होगा नैनो टेक्नोलॉजी चल रही है, सेमीकंडक्टर, उसको लेकर के इंडिया परेशान है। सेमीकंडक्टर के मामले में चाइना का जरूर, रशिया ने बैन लगा रखा है कि इसको सप्लाई ना करी जाए। इतना सेमीकंडक्टर पहले उनके पास पहुंचा दिया कि अब उन्होंने चाइना में रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू कर दी। और सेमीकंडक्टर का मतलब समझो इतनी छोटी चिपसेट। आज तुम्हारे छोटे से मोबाइल इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सेमीकंडक्टर है। अब यही छोटी सी डिवाइस सोचो बड़े बड़े रॉकेटों को चलाने के लिए लगा दी जाए तो रॉकेट का वजन हल्का हो जाएगा, विस्फोटक सामग्री ज्यादा ले जाने की क्षमता हो जाएगी। इसलिए दुनिया सेमीकंडक्टर को लेकर के पागल है। ये याद रखना, सेमीकंडक्टर मतलब क्रांति। और इतना भी नहीं, नैनो टेक्नोलॉजी तो ऐसी है कि साइंटिस्ट तुम्हारी बॉडी के अंदर इंजेक्शन के माध्यम से छोटे छोटे डिवाइसेस यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को डाल देंगे, वो अंदर जाकर के तुम्हारी बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता ऐसी बनाएंगी कि कैंसर वगैरह सब ठीक
कर देंगे 2 दिन के अंदर। इसीलिए उसमें नैनो टेक्नोलॉजी काम हो रहा है कि अपनी बॉडी के अंदर रोबोट भेजें। हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये तुम्हें कंफ्यूज करेगा। बताओ भैया, औषधियों की बात हो रही है, भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन यानी आसियान का सम्मेलन कहाँ किया गया था? अब औषधियों पे कोई जाएगा ही नहीं नई दिल्ली पे, और जबकि हुआ है नई दिल्ली में। तभी तो मैं कह रहा था कंफ्यूज करेगा। कहाँ हुआ है भैया? तो ये देखो, नई दिल्ली। इसलिए कह रहा हूं, औषधि समझ के तुमने उसे कुछ और जज कर लिया, समझ गया? वो निकल आया नई दिल्ली। चलो भाई, ये बढ़िया प्रश्न। ऑस्ट्रेलिया जो कि कह रहा था कि भैया इंडिया ने जासूस भेजे, अरे जासूस थोड़ी भेजे, तुमने जो पार्क बनाई है हम तो वहां बैठने चले गए। भाई तुमने तो पार्क बनाई है, तुमने इंडिया के नाम पे अपना भैया हैरिस पार्क का नाम परिवर्तित करके कर दिया लिटिल इंडिया पार्क, LIP, लिटिल इंडिया पार्क। तो इन्होंने जो ये लिटिल इंडिया पार्क डेवलप करी है बेटा, ये रही वो पार्क, ये देखो। और पता है क्यों करी थी? क्योंकि भैया मोदी जी यात्रा करने गए तो इन्होंने पार्क का नाम ही बदल दिया, बोले जो हैरिस पार्क को कर दे रहे हैं लिटिल इंडिया पार्क। और फिर बाद में आरोप लगा दिया कि बताओ हमने जासूस भेजे। अरे भेजे तो भैया भेज दिए, बैठने के लिए पार्क में क्या बुरा है? देखने गए तो भैया याद रखिएगा, हाँ देखने गए, नेहरू पार्क तक ही सीमित रहे, तो ये याद रखिएगा लिटिल इंडिया पार्क, ठीक है। पीएम इन ऑस्ट्रेलिया, इन्हें मोदी जी जब पहुंचे, मोदी जी के पहुंचते ही, और ये देखो उस पार्क के अंदर इंडिया के लोग भी गुलाब खड़े कर दिए, वाह, इसे कहते हैं मार्केटिंग। हाँ भाई ये बताओ, देखो धर्मेंद्र प्रधान जो है वो भारत के अंदर शिक्षा मंत्री और वो भी केंद्र के, और इनसे पहले जो मंत्री जी थे उनसे तो इस्तीफा दिलवाया क्योंकि वो इतने खतरनाक मंत्री जी थे, वो सिर्फ रिलीजियस बातें कर रहे थे। तो लोगों ने कहा भैया RO के पेपर करवा दो। पता है क्या कह रहे थे? इनसे पहले वाले मंत्री जी कह रहे थे भारत देश के अंदर शिक्षकों की जरूरत ही नहीं, हमने ज्यादा भर्ती कर दी, निकालने पड़ेंगे। फिर उन्हें निकाला, और उनके खुद के सगे भैया, छोटे भैया EWS का रिजर्वेशन लेके नौकरी में अप्लाई करेंगे। मंत्री जी के भैया, तुम कौन सी EWS श्रेणी में आ जाओ? भ्रष्टाचार करना कायदे करो, वकील भी हायर करो, 6-7 करोड़ हमारी तरफ, तो हम पता कैसे करते हैं। हाँ, एक ही बार में सीधे गंगा नहाने है नहीं। चलो बताइए, समझिएगा धर्मेंद्र प्रधान ने किस देश की पहली कृषि, समझ गए, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन को, परियोजना को हरी झंडी दी? किस देश की पहली, जो कि इंडिया के साथ। अब इस परियोजना के अंदर किसानों को पहली बार विदेश भेजा जाएगा। किसान जाएंगे हवाई जहाज में बैठ के, और 25 छात्र जाएंगे, और वो जो छात्र जा रहे हैं और किसान जा रहे हैं, इन सबको भेजा जाएगा दूसरे देश। उस देश का नाम है गैबन, और गैबन में उगाए जाएंगे बैगन। तो इसे याद रखिए। अब भैया किसान कुछ तो उगाएगा, तो भैया गैबन में जाकर के, ये देखो, हाँ ये योजना जो है, इसका हकीकत बताता हूँ तुम्हें मैं। तो देखो ओडिशा से 30 किसान जाएंगे और 20 छात्र, 25 नहीं 20 बेटा, 30 किसान और 20 छात्र जा रहे हैं, जो कि वहां पे SEZ के अंदर आपस में कृषि तकनीक बांटेंगे, एक दूसरे से साझा करेंगे। अब सुनो, इसकी वेबसाइट पे मैं गया, मैंने अप्लाई करा और मैंने पूरी जानकारी अप्लाई करी, फिर भी वो कह रहा है पासपोर्ट वीजा पता नहीं कौन कौन सी चीज है। मैंने सोचा निकल ही जाऊँ, फ्री योजना है तो, और पिताजी तो किसान नहीं, कागजों में तो मैं भी किसान, तो खैर कहने की बात। तो भैया उसके बाद SEZ योजना में अप्लाई करा, लेकिन इसमें हो नहीं पाया थी आसानी से। इसमें राज्य सरकार की अनुमति पत्र पता नहीं क्या क्या लगेगा, तब जाके फ्री फ्लाइट का कुछ इंतजाम होता है, समझ रहे हो? हमने सोचा ऐसे निकल जाए, फिर मामला बना नहीं, ठीक है। तो ये योजना जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो बेटा याद रखिएगा, इस योजना का उद्घाटन कहाँ करा? नई दिल्ली में। कौन से मंत्री ने? इन्होंने। कब करा? 14 जून। क्या नाम है भैया? SEZ, कृषि SEZ परियोजना। इसके तहत इस बार गैबन चुना है, अगली बार हो सकता है जर्मनी भेज दें, अगली बार हो सकता है USA भेज दें। हाँ, कौन कह रहा है रसिया भेजेंगे अपने? हाँ, तो देखो इधर है नहीं, बेल्जियम जाओ तो बताओ। इस समय UGC जो NTA का पेपर कराती है, वो बेल्जियम पढ़ने के लिए, PhD करने के लिए फ्री भेज रहे, पासपोर्ट बनवाओ फ्री चले बेल्जियम। हाँ, रसिया जाते ही तो ऐसे समझना है, बरमाला गले में तुरंत पड़ जाएगी है, तुरंत आ गए मेरे सपनों की राजकुमार है, लाओ चरण तुम्हारे चरण छू। देखो मतलब कतई रसिया में मान लिया
मान लिया भैया रसिया में 83 पुरुषों पे 100 महिलाएं हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी की जो 17 महिलाएं बैठी हैं वो खाली बैठी हैं आगे राजकुमार इंडिया से, पीलीभीत से, अभ्युदय से। चलो बेटा समझो, इसका उत्तर बताओ। मर्सर जारी किए गए सबसे महंगा देश कॉस्ट ऑफ लिविंग में वर्तमान में सिंगापुर है, लेकिन बेटा 2023 का ये प्रश्न है, तब हांगकांग। तब कौन था? हांगकांग था, ये याद है। तो इसका उत्तर याद रखिएगा मर्सर। मर्सर मैंने इसीलिए लिखा दिया MERSAR। तो बेटा ये जो मर्सर वाला रहेगा ये 2023 का हांगकांग रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो मुंबई की रैंकिंग भी गिरी हुई है, ये पुरानी रेटिंग है, जो नई रेटिंग है याद वो रखना। लेकिन अगर मर्सर नाम से जुलाई 2023 का पैट परीक्षा में प्रश्न आ जाए तब हांगकांग रहेगा, ठीक है। अब उल्टा हो गया है, पहले हांगकांग नंबर 1 पे था, अब सिंगापुर वापस से आ गया। चलिए भाई ये बताइए, ये बड़ा अच्छी बात है लोग। अब देखो, अब इसमें दुख बताते हैं। ये रहे चरण, नहीं ये चरण के, ये मिसेस चरण, ठीक है, ये रहे चरण, ठीक। तो भैया चरण जो है वो यूपीएससी का, हाँ। चरण उदास इसलिए है, बता रहे हैं चरण का है उदास। हुआ ये कि चरण ने यूपीएससी निकाला, यूपीएससी निकालने के बाद में इनको विदेश में उच्च आयुक्त भाई बना दिया, यानी वही आईएफएस अफसर बनने के बाद इनका और भाई प्रमोशन हो गया। अब हुआ ये, हाँ अब देखो तभी कमजोर हो गए। अब ये बड़ा परेशान करने लगा। अरे दुर्बलता, घर से दूर रहने पे भोजन नहीं मिलता है, टेंशनें होती हैं, ऐसे छात्र। इधर आ जाओ, चलो भाई इधर देखो, इधर। अब भाई इनने फोन करा, वीडियो कॉल हो गई, लेकिन संतुष्टि कहाँ। अब चरण का बर्थडे आ रहा था, तो भाभी जी ने निर्णय लिया कि हम चरण को एक भाई शर्ट भेजेंगे खुद से, उस पे लिख देंगे दिया बनाएंगे। वो वाली पिक्चर नहीं थी उसमें दीपक बना के भेज दिया, देखा वही, इनसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो बेटा अब जब भाभी जी ने निर्णय लिया कि हम एक ब्रीफकेस भेजेंगे बढ़िया सा, उसके अंदर शर्ट रखेंगे, लेकिन पता प्रॉब्लम क्या आ रही थी, प्रैक्टिकलिटी समझो। जब भाभी जी ने ये बक्सा दिया, यहाँ बैठे हुए थे हमारे तेज, और तेज बैठे थे आईपीपीएस, इंडियन पब्लिक पोस्टल सर्विस, ये भी यूपीएससी निकालने के बाद ही मिलती है। एक लड़का है पीलीभीत से क्वालिफाई करा था बिहार में इस समय। तो बेटा आईपीपीएस का मतलब पोस्टल में आप जाओगे तो कभी डाकखाने में सबसे टॉप का अधिकारी होता है। तो बेटा तेज ये बने बैठे थे, तेज बोले ओहो शर्ट आ रही है। अब तेज ने क्या करा, शर्ट निकाली और बढ़िया करके पहनी, आराम से घूम रहे थे। तो सुनो ध्यान से, अब समस्या क्या आ रही थी कि जब इंडिया से कोई भी चीज जाती है विदेश में तो उसका ट्रैकिंग सिस्टम नहीं था। अब इस ट्रैकिंग सिस्टम को निपटाने के लिए बेटा भारत ने जो सिस्टम बनाया है वो याद रखिएगा, इसे बोलते हैं आईटीपीएस, यानी इंटरनेशनल ट्रैकिंग पोस्टल सिस्टम। इस पोस्टल सिस्टम को हमने कनाडा से जोड़ दिया। अब हम और कनाडा एक दूसरे के कुरियर ट्रैक कर लेंगे, यानी तुरंत चरण जो है वो तेज के खिलाफ कार्रवाई कर देंगे कि मेरी शर्ट तुम पहले घूम रहे हो, तुम्हें क्या लगा कुरियर मंगलवार को पहुंचा था, बुधवार को डिस्पैच होना चाहिए था, वापस करो शर्ट। तो भैया तेज को वापस करनी पड़ेगी। तो आपस में कुरियर एक्सचेंज की समस्याओं को निपटाने के लिए ये याद रखिएगा, किस देश के साथ, हाँ लो अगर इसको पढ़ लो, हाँ। तो ऊपर उन्होंने लिखा था कि चरण तक ना पहुंच पाए तो तेज क्या दिक्कत है भैया, मिसेस चरण तेज तो होगी। चलिए भाई देखिए, कनाडा पोस्ट में नहीं लड़ाई नहीं करवाऊंगा, वो युद्ध करवाऊंगा। अभी मिसेस तेज भी ले आएंगे। चलिए देखिए, अगर अगला कोई सा प्रश्न आया तो लेके आते हैं। तो इंडिया पोस्ट और कनाडा पोस्ट के बीच अंतरराष्ट्रीय ट्रेड पैकेट सेवा, बेटा याद रखना, ठीक है। इन्होंने क्या कर रखा है, इसमें ये जितने भी उद्योग है, जितने भी तरीके से सबको क्लब कर दिया है, सबको ट्रैक करा जा सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ऐसी भागीदारी करने वाला कनाडा 39वां देश बना, यानी हमारे 38 और देश हैं, इनके साथ हम पैकेट ट्रैक करने की सुविधा को साझा करते हैं, ये ध्यान रखना। और ये किस विभाग में जारी करा है, डाक विभाग। अब मत बोलो तुम, अब तो कभी नहीं बोलो, ठीक है। हाँ ये बताओ आईआईटी कैंपस, ठीक। अब देखो भारत के अंदर कितने आईआईटी हैं बता चुका हूं, बताओ। हाँ 26, 23 नहीं 23 आईआईटी है भारत के अंदर। बेटा उनमें से आईआईटी मद्रास की रैंकिंग भी बढ़िया रहती है। आईआईटी मद्रास या तो आईआईटी बम्बई इनोवेटिव रहता है।
बेटा इसने क्या करा है, इसने आईआईटी कैंपस बनाया है जंजावीर तंजानिया, जो कि साउथ अफ्रीकन कंट्री है यहाँ पर। यानी हम अब अपना अंतर्राष्ट्रीय कैंपस भी खोल रहे हैं। सर कहाँ पे खोल रहे हैं? तो बेटा भारत के बाहर आईआईटी तंजानिया। अच्छा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? सवाल ये आता है, क्या उद्देश्य है हमारा? भाई आईआईटी तो हम इंडिया में रखें ना, ताकि विदेशी हमारे यहाँ पासपोर्ट वीजा लगा के आए, लेकिन हमने ऐसा क्यों करते हैं? क्या लगता है आपको, क्यों हमने वहाँ आईआईटी ओपन किया होगा? सोचो, दिमाग लगाओ। भाई सरकार हर चीज करती, कोई इनिशिएटिव तो होगा, कुछ तो बुद्धि में रहा होगा। हाँ भाई क्या लगता है, क्यों बताओ? अफ्रीका में आईआईटी छोड़ो, टॉप की कोई यूनिवर्सिटी तक नहीं। ऐसे में साउथ ईस्ट में यहाँ पर क्या कहते हैं, अफ्रीका में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी के रूप में करने से दो फायदे। एक तो हम वहां रह करके टेक्नोलॉजिकली स्टडी कर पाएंगे, क्षेत्र की डेवलपमेंट कर पाएंगे, और एक गरीब देश के लिए बहुत अच्छी सहायता भी मिलेगी। तो ये हमारी इंडिया की सोच को दिखाता है कि हम किस तरीके से दूसरे देशों के बारे में भी सोचते हैं। याद रखिएगा, हमने एक कैंपस अबू धाबी में भी बनाया है, जो आईआईटी दिल्ली की ब्रांच है। अबू धाबी वहीं जहां पर हमने BAPS यानी कि संस्था का एक मंदिर भी निर्मित किया है। अबू धाबी से हमारे संबंध अच्छे हैं। चलो भैया ये बताओ, गोलमेज संयुक्त बैठक आ रही, बताइए। पहले प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़िए, अगर प्रश्न याद रहेगा तो उत्तर देने में सक्षम रह पाओगे। उद्योग मतलब व्यापार और व्यापार यूनियन के बीच गोलमेज संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया है। किसने करा होगा? बेटा उद्योग के मामले में ये बैठक किस देश ने करी है? तो ये बैठक करी है न्यूजीलैंड। ये उद्योग को लेकर, इससे कुछ भी नहीं, एक राउंड टेबल बैठक जो इन्होंने अरेंज करी है गोलमेज, उसमें से ट्रेड को लेकर, व्यापार को लेकर की बातें हुई हैं, और कोई बात नहीं कुछ खास। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये ध्यान रखिएगा, अन्य देशों के आर्थिक संबंध तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे संबंध कैसे बढ़ सकते हैं? तो न्यूजीलैंड ने बात करी है इसमें, और 1986 में एक व्यापार का द्विपक्षीय समझौता था, उसी समझौते को दोबारा रिन्यू कर दिया जेटी से। कहां हुई बैठक? नई दिल्ली। चलो भैया ये बताओ, अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत को चेन्नई से किस देश में रवाना कर दिया? हमने एमवी नामक एक हमने अंतर्राष्ट्रीय क्रूज बनाया है, जो बेटा अब तक इंडिया से तुमने देखा था कि एक तो बनारस से जा रहा था, और बनारस से 30-34 दिन की यात्रा करने के बाद में घुमा के वापस ले आ रहा था। अब बेटा दूसरा हमने अंतर्राष्ट्रीय, जो कि ये इंटरनेशनल है, वो तो तब भी इंडिया के अंदर था, ये जाएगा अंतर्राष्ट्रीय एक देश से दूसरे देश तक। कौन से देश जाएगा? चलेगा चेन्नई से, एमवी नाम है इसका। तो बेटा ये जाएगा श्रीलंका। ये रहा, इसका नाम है एमवी एक्सप्रेस। किसने लॉन्च करा? तो हमारे यहाँ पर केंद्रीय पतन पोत एवं परिवहन जलमार्ग सर्वानंद सोनोवाल। ये ध्यान। चलिए भाई ये बताइए, ये भी अच्छा प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र के अंदर सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 15। 10 कैसे होते हैं? गैर स्थायी और यानी अस्थायी, और उसमें जो बचे हुए 5 होते हैं वो स्थायी होते हैं। बेटा बताओ, संयुक्त राष्ट्र में भारत सुरक्षा परिषद में हिस्सा है कि नहीं? नहीं है, ना तो अस्थायी में है ना स्थायी में। 2022 के बाद हुआ ये। कौन सा देश ऐसा है जो गैर स्थायी सदस्यों में शामिल नहीं है? बताओ कौन सा देश लग रहा है? नहीं पता? अल्बानिया। तो बेटा ये अल्बानिया कहाँ है? ये रहा तुम्हारा अल्बानिया, ये रहा। अब जरा थोड़ा क्लियर हो जाए तब देखिए। तो फिर नए सदस्य कौन है ये ध्यान रखना, ठीक है? नवनिर्वाचित 5 देश स्थान लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अल्बानिया नहीं है, ये देश है इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक तथा स्विट्जरलैंड, ये है, ठीक है? और 5 स्थायी तो सबको पता ही है। चलो भाई इसका उत्तर दो, ये अच्छा प्रश्न। ये मैगजीन के पुराने वार्षिक प्रश्न के पीछे लेके जा रहा हूँ हर प्रकार के, वरना पीसीएस के क्वेश्चन बनेंगे नहीं, ये सब पीसीएस में आएंगे। और कहां से लाएंगे? घटना चक्र और कहां से लेके आएंगे? हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की भारत यात्रा हुई थी पिछले साल 31 मई से 3 जून, अब 1 साल हो जाएगा। बताओ बेटा, अपनी को क्या बेटी को भी लेके आए थे? सुश्री गंगा दहल को 7 समझौतों पे साइन करा था कम से कम। हाँ, क्या बेटी को लेके आए थे? इसका उत्तर है सी।
लो भैया देख लो मेरा ध्यान से, ये है बेटी, ये नहीं है, ये भारत की दूत है, इधर ये है बेटी, ठीक है। हाँ वो कौन कह रहा पहचान लीजिए, देखो इधर। भारत दौरे पर अपनी बेटी को साथ लाए थे नेपाली पीएम, अब हुआ बवाल। मुझे लग रहा है बिहार वाले न्यूज चला रहे हैं। बेटा 7 समझौतों पे बात हुई, शिक्षा, ऊर्जा, अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेकर, शिक्षा को लेकर के। इतना ही नहीं, हमें एक स्कूल भी बना लेना है। हम इतने खुश हो गए कि हमने पीएम श्री स्कूल के तहत वहां भी बना दिया, ले तुम पढ़ो। तो बेटा ये याद रखना, ज्यादातर हमने हाइड्रो बिजली परियोजनाओं पर बात करी, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो कौन है इस समय नेपाल के प्रधानमंत्री? पुष्प कमल दहल। बेटी पद याद रखना। चलो भाई ये बताओ, हाँ भाई सिगरेट पर, अरे रुक जाओ, क्यों बेलारूस क्यों होगा? हाँ, और कोई देश? जो बच्चे कनाडा कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। इसका उत्तर है बेटा, याद रखिएगा, स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी। अब जरा इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, तुम्हें इंडिया के लिए दुख होगा। मतलब ये दे रहे हैं प्रत्येक सिगरेट पर, अरे भैया वो डिब्बे पे लिख रहे हैं, तो सिगरेट पे भी फोटो बना दे रहे हैं। प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य संबंधी, ये सिगरेट तक पे छाप रहे हैं। वैसे ये बताइए, सिगरेट के अंदर जो पत्ती इस्तेमाल होती है वो कौन सी लीव्स होती है? सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादन राज्य कौन सा है पूरे भारत में? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा तंबाकू उत्पादन, तंबाकू मैन्युफैक्चरिंग, और तेंदू लीव्स होती है, तेंदू लीव्स। किसान एक बार इतना चालाक था, किसान भी कम चालाक नहीं होते। अब तो मेरा इस प्रश्न का उत्तर दो तो मजा आएगा। एक बार एक चालाक किसान था, उसने ये कहा कि अगर मैं तेंदू की पत्ती को रैप करके और उसके अंदर मसाला सामग्री भर के बेच रहा हूँ तो वो कमर्शियल हो जा रही है, उस पर पैसे लग रहे हैं। पैसे का मतलब सिगरेट जो है वो कमर्शियल उत्पाद में आती है, टैक्स ज्यादा लगेगा। तो उसने क्या करा, उसने अपनी दुकान पे वहीं पर तेंदू पत्ती रखी, इधर तंबाकू रखा और इधर आराम से थैली रखी। उसने कहा कि मैं तो, जब दुकानदार आया टैक्स लेने की, तो बोले भैया जब ये कंबाइन कर दोगे तो जाकर के सिगरेट बनती है, मैं तो पत्ती बेच रहा हूँ और एग्रीकल्चर पे कोई टैक्स होता नहीं है भारत के अंदर। तो वो यही करता था। लेकिन फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उस समय प्रीवी काउंसिल होती थी, सुप्रीम कोर्ट नहीं होता था। तो प्रीवी काउंसिल की बेंच में जब पहुंचा इंग्लैंड तक, तो वहां पर उस किसान के इस मामले को गलत ठहराया गया कि ऐसा नहीं होता है, तुम्हारा उद्देश्य डिसाइड करता है कि तुम उसे सब्जी बनाने के लिए रखते हो कि भैया लोगों को बनाने के लिए रखते हो। तो फिर उसने जो है पत्ता फोल्ड करके तेंदू लीव से उसके अंदर भर के गुटखा सिगरेट जो कि बेचना शुरू कर दिया। इसलिए याद रखना कि ऐसे उत्पाद जो तुम्हें लगेगा कृषि से संबंधित है, परंतु उन पे क्यों लगता है टैक्स? क्योंकि इंटेंशन क्या है मार्केट में फाइनल प्रोडक्ट सिगरेट बना के बेचना, याद रखें। तो इसका उत्तर है कनाडा। प्रत्येक सिगरेट पे वार्निंग देने वाला देश कौन सा बन गया है? कनाडा। ये फैसला इन्होंने कब लिया था? अभी आ रहा है 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस। क्योंकि तंबाकू दिवस हो जाता तो मतलब तंबाकू को प्रमोट करना, उसे निषेध करना है, तो कौन सा दिवस है? निषेध दिवस। चलो चलो ये बताओ, सो मत, थोड़ा ही बचा, मैगजीन तो खत्म कर। हाँ सोइए मत, प्रश्न लगाइए। हाँ क्या वो नहीं बैठ पा रहे? ऐसे ही पान बेचने का केस भी था बेटा। पान वाले तो पत्ता ही बेचते हैं, उसमें सामग्री डालते हैं, लेकिन उन्हें भी टैक्स देना पड़ता है क्योंकि तुम इस्तेमाल कर रहे हो। तो पान बेच लो और ले आए तुम पत्ती तोड़ के, हाँ भैया हम तो कुछ नहीं गाय खिलाए। पान खाया हुआ ना तुम लोगों ने, जीभ लाल हो जाते हैं, उसका अर्थ कुछ और निकालते थे। रिलेशनशिप गोल्स गांव में यही सब। चलो बताओ, 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कौन स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहा है? सर इसी के 2 प्रोडक्ट खतरे में आ चुके हैं उस देश के। पहला नेस्ले का मैगी और दूसरा नेस्ले का सेरेलैक। नेस्ले कहाँ की कंपनी है? बस। तो बेटा 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? स्विट्जरलैंड। ठीक है, किसने कराया? वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन। चलो ले ब्रिक्स का बता दो, बहुत आसान। ब्रिक्स में क्रम अनुसार होता है। अभी अंतिम ब्रिक्स की बैठक कहाँ हुई है? वेरी गुड, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। तो बेटा विदेश मंत्री भी इस बैठक से पहले कहाँ चले गए होंगे? दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग।
वहीं पे हुई मीटिंग ये लोग, ठीक है। और कब फाउंड हुआ था ब्रिक्स? 2009 में। इसमें साउथ अफ्रीका कब ज्वाइन करा था? 2010 में, बनने के 1 साल बाद। हाँ ये बताओ, ये अच्छा प्रश्न है। तुम्हारे कोविड की जितनी जानकारी है अन्य देशों तक कैसे पहुंचती है बताओ? कोविड जानकारी को किधर पहुंचाना? हाँ लगाओ बुद्धि। हाँ भाई, किस संस्था ने संक्रामक रोगों के बारे में पता लगाने के लिए वैश्विक नेटवर्क डेवलप करा? तो भैया इसका उत्तर है विश्व स्वास्थ्य संगठन। 7 अप्रैल 1948 को ये बना था विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक, 7 अप्रैल को ही तुम मनाते हो, पूरा हफ्ता ही अप्रैल का पहला मनाते हो मेडन दिवस के रूप में, नर्सेस को समर्पित, स्वास्थ्य सेवाओं को समर्पित। चलो बेटा इधर आ जाओ, ये देखो, ये रहे जिनको बहुत बड़ा विलेन बना दिया था, इन्हीं का नाम था टेड्रोस एडहानोम। हर दिन अखबार में इनका फोटो आया नहीं और भारतीय मम्मी पापा ने गालियां बकी नहीं साहित्य में। वही कहते थे, बोले ये रोज रोज आ जा रहा, ये कह रहा है ये नहीं होगा वो नहीं होगा, मोदी जी है तो चला तो दी वैक्सीन, ये ज्यादा आ जा रहा वेरिएंट ले लेके हमारे खिलाफ फैसले दे रहा है, चीन को सपोर्ट कर रहा है, एक बार ये नहीं बोल सकता चीन ने वायरस हुआ है। तो बेटा इस पे, इन पे, इस पे, हाँ इस पे बहुत ज्यादा आरोप लगे, इस पे बहुत ज्यादा आरोप लगे। लेकिन सुनो, उसी बीच में चीन ने फंडिंग कर दी थी WHO को दबा कर। ये भी सत्यता है, बिल्कुल खुल के न्यूज आई थी भैया ओपनली कि WHO ने तुरंत ही चाइना ने अपना हिस्सा जो है वो बढ़ा करके फंडिंग कर दी थी। तो ये चुप होकर बैठ गए, फिर ये बोले कोई बात नहीं, वो वुहान को कर देंगे धोखेधारी अमेरिका वायरस। तो याद रखना, बहुत बड़ा हाथ होता है इन जैसे व्यक्तियों का। अब ये गायब ही हो गए हैं कतई। अब कोविड के, अब कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, उसमें ये था कि अब लोगों को कोविड क्यों नहीं महसूस हो रहा। तो उसमें लिखा हुआ था कि अब हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बना ली है, अब बॉडी भाई उस रोग से लड़ने के लिए डेवलप हो गया। ऐसा होता है, पहले जुकाम बहुत बड़ी बीमारी हुआ करता था, जुकाम से लड़ने के लिए हमारी बॉडी डेवलप नहीं थी उतनी, अब हम जुकाम से इतना हो गए कि सबको पता है चौथे दिन भाग जाएगा। उसमें कौन सा वायरस होता है जुकाम में, नाम बताओ। हाँ तुम्हें क्या लगा, ऐसे छोड़ दूंगा। कौन सा वायरस होता है? राइनो वायरस। पहले तो तुम कक्षा 6 से नहीं, कक्षा प्रथम से एनसीईआरटी पढ़ो सब। आओ ये नर्सरी वाली, आज जाना और डॉट 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 करके ए डॉट 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 करके बी को बताना। वो तो बनवा दिए ना, उनके नहीं अपने। देखो हाथ पकड़ के तुम्हें पेरेंट्स लिखवाएंगे, तुम नहीं लिखवाओ किसी को। देखो चलो बताओ भाई, मई के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैंने कल तुम्हें एक बात बताई थी जब तुम ये कह रहे थे कि भैया एक जगह है सोलोमन आइलैंड, याद आया? जब हम सोलोमन आइलैंड पढ़ रहे थे ऐसे इधर कहीं, तो मैंने बताया था यहाँ पे इंडोनेशिया वगैरह है, बीच में कहीं ये पापुआ तो न्यू गुआना है। तो बेटा ये याद रखना कौन सा देश शामिल नहीं। तो मोदी जी ने एक काम अच्छा करा कि अब तक यहाँ विजिट नहीं करे थे, विजिट कर गए। कहाँ को इग्नोर मार दिया? इंडोनेशिया। क्योंकि इंडोनेशिया तो हम अरबी जरबे जाते रहते हैं। अभी भारत एशियाई मीटिंग हुई जकार्ता में, 2 बार जकार्ता चले गए। तो इसीलिए पहली बार ऐसा कोई पीएम हुआ है जो यहाँ पर पपुआ न्यू गिनी में गया है, ये ध्यान रखना। और यहाँ जाने का फायदा मिलेगा क्योंकि ये जितने भी समुद्र प्रधान देश हैं बेटा, इन देशों से मित्रता बनाना बहुत जरूरी है। ये आपको पपुआ न्यू गिनी के पास किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा, आज तक कोई नहीं गया बेटा। तो ये पूछा जाएगा। ये देखो, ये रहा सोलोमन आइलैंड जो विवाद है, यहीं के नए प्रधानमंत्री जी जो बने हैं मिया मैरिले साहब जो भी हैं, तो भैया उनका विवाद है। और हमने इंडोनेशिया में ना जाकर के ये पपुआ न्यू गुआना में विजिट करना उचित समझा। इसका उत्तर दीजिए। हाँ, 2 और बचे 3। मई 2023 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया बताओ? अब क्वाड के भैया मुश्किल से 4 ही देश हैं, तो तुम्हें जान के ताज्जुब होगा ये सबके सब क्वाड देश हैं। ये भी क्वाड देश है, ये भी क्वाड देश है, ये भी क्वाड देश है, ये भी, ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक है, बताओ भाई शिखर सम्मेलन कहाँ करवा रहे हैं? जापान। ये रहा जापान के हिरोशिमा, ये नहीं क्वाड। इसी क्वाड देशों में कौन सा देश जुड़ने की बात चल रही है बताओ? क्वाड इन 4 देशों का संगठन है बेटा, कुछ भी नहीं। अगर आप इन्हें देखोगे तो ये समुद्री मार्ग के संबंध में, समझ गए?
जैसे फ्री ट्रेड जोन चलते हैं ना, उसी तरीके से मतलब आपस में। और यही जो 4 देश है ये मिलके मालाबार एक्सरसाइज भी करते हैं आर्मी की, उसमें यही होते हैं। बेटा जापान का पहले डाउटफुल था कि वो मालाबार एक्सरसाइज में आए कि नहीं आए, लेकिन जापान भी बार बार आने लगा 2012 के बाद। तो बेटा इन्हीं सब एक्सरसाइजेस का नाम है मालाबार। अभी अंतिम 2020 में हुई थी मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है। क्वाड की स्थापना हाल ही में हुई है 2017 के अंदर। ये इंडियन पैसिफिक ओशियन के बीच में आपस में अच्छे संबंध दर्शाता है। ये और बताओ G7 बेटा, अब G7 G8 हो गया, उसमें एक देश और जुड़ गया। G7 G8 बन गया क्योंकि उसमें यूरोपियन यूनियन भी जुड़ गया। बताओ कहां किया गया आयोजन? हाँ भाई क्या लगता है, कौन कह रहा है? देख लो उधर सीधे, जापान होगा इसका। हाँ ये भी जापान है। हिरोशिमा में ही इसका भी इनॉग्रेशन किया गया बेटा, याद रखिएगा। G7 के अंदर G8 हो गए क्योंकि कौन से 27 देश जुड़ गए? यूरोपियन यूनियन के। चलो भाई यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं? 27, इसको भी छोड़ो, पढ़ चुके हैं। ये सबसे बढ़िया प्रश्न, इसको बताओ। एडिटोरियल कवरेज कल करूंगा मैं आज, एडिटोरियल जो है लगता नहीं मुझे होगा, क्योंकि ये जितने भी पेंडिंग है ना पहले एनुअल के, वो पूरे कराने हैं, जनवरी तक लेके जाना। हाँ, स्टार्टअप एक्सचेंज किस देश के साथ? हाँ भाई बताओ, सबसे ज्यादा स्टार्टअप वाला देश कौन सा है? वेरी गुड, अमेरिका। याद रखना। अब इसमें तो है ही है बेटा, तीसरे नंबर पे हम आते हैं। तो हमने इनके साथ 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम करा दिया बांग्लादेश के साथ। एक तो हमारा पड़ोसी देश, ऊपर से शेख हसीना जी एग्रीमेंट पे राजी हो गई। हमने कहा कि 50 स्टार्टअप प्रोग्राम एक दूसरे से करेंगे, इससे रिश्ते मजबूत होंगे। तो बेटा 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम किस देश के साथ करे गए हैं? बांग्लादेश के साथ में। ये रही पूरी टीम, और इस टीम के अंदर IIT से भी स्टूडेंट है। IIT से तो होंगे और कहां से लेंगे? चलिए भाई ये बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पर बताओ। WHO महिलाओं में अनीमिया, ये अनीमिया जो रोग होता है वो ब्लड से संबंधित होता है। ये जेनेटिक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाता है। इसमें जो ब्लड रेड सेल होती हैं वो बनती नहीं है, अलग अलग तरीके की बनती है, सिकल सेल टाइप से बनती है, ऐसे हंसिया वाले से। अनीमिया ब्लड डिफिशिएंसी कारण हो जाता है। बताओ भाई इसका लक्ष्य बेटा 2025 तक हमने इसका भी लक्ष्य रखा है, प्लस एक और बीमारी का भी रखा है। कौन सी? टीबी। ये ध्यान, प्रधानमंत्री जी ने कब तक लक्ष्य रखा है? 2025 तक। ये रहा अनीमिया। अनीमिया में रेड ब्लड सेल की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। कई महिलाओं को समय से पूर्व प्रसव की जो पीड़ा होती है, बच्चा जो है वो अंडर वेट पैदा होता है, तो कहीं ना कहीं उनमें अनीमिया की कमी दर्शाती है। अनीमिया की कमी का एक प्रमुख कारण तुम्हें पता है क्या है? जान के ताज्जुब हो जाएगा तुम्हें। जो घर में महिलाएं पहले चूल्हा प्रयोग करती थी, इस चूल्हा की जो आप जो फुकनी होती है या उससे निकलने वाली जहरीली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन के अभाव में मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन साथ में डाइऑक्साइड, मोनो मतलब सिंगल। तो जब महिलाएं वो फुकनी से यूज करती थी तो काफी सारी गैस डायरेक्टली उनकी श्वास नली से होते हुए फेफड़ों में जाती थी। इस वजह से अनीमिया जो रोग है उसको बढ़ावा हो गया। तो ये रूरल महिलाओं में ज्यादा है शहरी महिलाओं के अपेक्षा। ये बात आपकी उज्ज्वल योजना में इन्हें बतानी चाहिए थी, पर उज्ज्वल योजना में कवर नहीं। चलो ये और बताओ, ये सबसे प्यारा प्रश्न। जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ है तब से बेटा यूक्रेन की जनसंख्या इधर उधर भाग गई है। और ये विस्थापन का मतलब होता है कि जनसंख्या, देखो हम ये तो बात करते हैं कि हमारे यहाँ रोहिंग्या आ गए, किसी देश के अंदर भी, जैसे बिहार से यूपी में भाग गए, ये भी आंतरिक विस्थापना होती है। लेकिन पूरे विश्व में 71.1 मिलियन लोग इधर से उधर हो गए। इनमें से मात्र 8 मिलियन लोग तो आपदा के कारण हुए कि जैसे सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, या जैसे इंडोनेशिया पता है भैया कि उसका एक हिस्सा जो है वो समुद्र में बैठ रहा है, हम सब शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि युद्ध के कारण देखने को मिला है बेटा 40% तक की वृद्धि, और ये है इसका आंसर। अब जरा इसको एक बार पढ़िएगा, ये चीज पढ़ लीजिएगा, पढ़िए
यूक्रेन में संघर्ष के कारण 17 मिलियन लोग विस्थापित हुए। कुल आपदा विस्थापन का 98% बाढ़ और तूफान के कारण हुआ। 2022 के अंत तक आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की संख्या 71.1 मिलियन हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20% अलग है। ठीक है, आपदा के कारण 8.7 मिलियन लोग बेघर हो गए। इधर से उधर विस्थापित। चलो भाई ये बताओ, इंडिया ओशियन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ होगा? ढाका। इतने कॉन्फिडेंस से कर रहे हो, क्रॉस चेक कर लो। तभी तो कहा बेटा, विदेशी मंत्री एस जयशंकर जी गए थे ढाका बांग्लादेश में हिंद महासागर इंडियन ओशियन को लेकर चर्चा करने के लिए। इसमें कौन कौन होंगे? इंडियन ओशियन जिन जगहों पर लगता है, ऑस्ट्रेलिया सर बैठा होगा हमारे साथ में, बिल्कुल बैठे। अफ्रीका से कुछ देश बैठे होंगे। तो हिंद महासागर पे ये देख लो कौन कौन होगा। ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है तुम्हें, दिखेगा। सिंगापुर दिख रहा है, दिखेगा। जो इंडियन ओशियन को टच करेगा वो सब दिखेगा। लो भाई इसका बताओ, ये सबसे प्यारा प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर स्वाभाविक रूप से किस भारतीय त्योहार को लेकर अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में छुट्टी घोषित कर दी गई?